चलिए, गुड मॉर्निंग। आइए जी, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टोटल इनकम नॉर्मली कैसे निकलती है ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम सब ने टोटल इनकम के बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले भी करके देखे हुए हैं। तो क्या होता है टोटल इनकम का फॉर्मेट, एक बार मैं पहले शुरुआत में बता देता हूं। जब भी आपको किसी भी पर्सन की टोटल इनकम निकालनी है तो पहले आपको 5 हेड की इनकम निकालनी है। बोलिए कौन कौन से 5 हेड हैं? तो ये आपके 5 हेड हो गए, सैलरी, एचपी, बीएनपी, सीजी, आईओएस। ये पांचों हेड की इनकम के बाद क्लबिंग और सेट ऑफ के एडजस्टमेंट कर लीजिए। ठीक है, क्लबिंग क्या होता है आपको पता ही है, सेट ऑफ लॉसेस क्या होता है ये भी आपको पता ही है। ये जैसे ही आप कर लोगे इसे कहेंगे आपकी जीटी। और एज यू नो इसमें से आपको 80C से लेकर 80U के क्या क्लेम कर लेने हैं, डिडक्शन। जो बचेगा वो है आपकी टोटल। तो ये सिंपल तरीका है क्या निकालने का, टोटल इनकम। और इसी टोटल इनकम पे फिर जो भी रेट एप्लीकेबल होगी वो रेटें लगाकर आप इसका टैक्स निकाल लेंगे। सही है सिस्टम तो? ठीक है ना? तो ये आपका तरीका है हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स। यस नो? रेटें आपको पहले से बता रखी है मैंने। टैक्स रेट 2 कैटेगरी की है, एक इनकम वाइज कहलाती है, एक पर्सन वाइज कहलाती है। इनकम वाइज रेटें स्पेशल इनकम पे लग जाती है और जो बची हुई इनकम है उस पे पर्सन वाइज रेटें लग जाती है। जो 2 कैटेगरी की है, स्लैब रेट और फ्लैट रेट। स्लैब रेट के 3 टाइप हैं, 2.5 लाख वाली, 3 लाख वाली, 5 लाख वाली। और फ्लैट रेट तो फर्म पे एप्लीकेबल है ही, 30% की रेट से जो भी है। चलिए, ये सब हमको पता है। तो नॉर्मली टोटल इनकम ऐसे ही निकलती है जैसे कि अभी आपको बताया गया है। फिर वही सरचार्ज, रिबेट जो भी होते हैं वो सब करने ही है आपको। अब आता है एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करके बताता हूं जो नॉर्मल है। तो आपके मॉड्यूल का टोटल इनकम का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन 1 क्या है? मिस चार्ली, an American national, Miss Charlie, an American national, got married to Mr. Radhe of India in USA on 2 March 2022 and came to India for the first time on 16 March 2022। तो ये घटनाक्रम साल 21-22 का है। 21-22 में भारत में आई, फिर ये यूएस से चली गई 19 सितंबर 22 को। तो 16 मार्च 22 को आई, 19 सितंबर 22 को गई, फिर वापस 27 मार्च 23 को इंडिया रिटर्न हो गई। वाइल इन इंडिया शी हैड परचेज ए शोरूम इन मुंबई ऑन 30 अप्रैल 22 विच वाज लीज्ड आउट टू ए कंपनी ऑन ए रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई 22। तो इंडिया में एक शोरूम खरीद के किराए पे दिया, रेंटल इनकम, एचपी हेड की इनकम, यस और नो? अब ये इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी चार्ली के लिए, इसके लिए इसका स्टेटस देखेंगे। पर ये इंडियन इनकम है तो स्टेटस भी रिलेवेंट नहीं रहेगा, टैक्सेबल होनी है। आपको पता ही होगा, स्टेटस कुछ भी आ जाए ये टैक्सेबल होगी क्योंकि ये इनकम इंडियन ही है। ठीक है, तो एचपी की इनकम निकालने का तरीका में आता है, वो लगा लेंगे। इसके लिए इसने लोन लिया है जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी बना है, तो छूट मिल जाएगी इसकी एचपी में। इसके अलावा अब इसको कैश गिफ्ट मिले हैं अपने रिलेटिव और फ्रेंड से साल 22-23 में। हस्बैंड के पेरेंट्स से मिले 51,000 रुपए,
रिलेटिव्स कहलाएंगे ये, तो गिफ्ट मिलने वाले रिलेटिव बन जाएंगे इसके लिए, क्योंकि सास ससुर रिलेटिव है, मैरिड सिस्टर भी रिलेटिव है, और दो क्लोज फ्रेंड है, हस्बैंड की क्लोज फ्रेंड है, ये टैक्सेबल होगा, और एग्रीगेट 172 है टैक्सेबल। आगे बढ़े, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका क्या निकाल के बताइए, स्टेटस निकाल के बताइए, और टोटल इनकम निकाल के बताइए, और टैक्स भी निकाल के बताइए AY 23-24 के लिए। पहला क्वेश्चन तो सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्टेटस निकाल लेते हैं। स्टेटस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, पहले कितने दिन रहा, ये 22-23 में रही, वो निकालेंगे अपन। तो अगर मैं 22-23 पे फोकस करूं तो साल की शुरुआत होती है 1/4/22 को, और 1/4/22 को चार्ली इंडिया में ही है, क्योंकि 16 मार्च 22 को इंडिया आ चुकी थी। तो 1/4/22 से लेकर 19/9/22 तक तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया में रह चुकी है। तो एक तो ये दिन हो गए इंडिया के, 1/4/22 से 19/9/22, एक तो ये दिन हो गए, और प्लस फिर वापस से इंडिया आ गई 27 मार्च 23 को भी, ये भी 22-23 का दिन ही है। तो और ये इंडिया में 27 मार्च 23 से 31 मार्च 23, तो ये सारे दिन की आप टोटल कर लो एक बार, कितने दिन आ रहे हैं ये आपके, 177 डेज आ गए आप। आंसर तो इसमें है, तो मैं नंबर देख लिया करूंगा, इसमें तो कैलकुलेशन तो करानी नहीं है मेरे को कुछ। तो 177 डेज रहने से फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो पूरी होगी नहीं। सेकंड बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन में तो नहीं आती है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन में आती नहीं है क्योंकि ये फॉरेन सिटीजन USA वाली लिखी हुई है। तो सेकंड अप्लाई करेंगे, इसके लिए हमको चाहिए पिछले 4 साल के दिन। अब पिछले 4 साल के दिन मात्र 16 ही है, क्योंकि 16 मार्च 22 से पहले तो कभी आई भी नहीं थी। तो पिछले 4 साल में 16 दिन रहेगी, बेसिक कंडीशन 1 और 2 दोनों ही पूरी नहीं होगी। तो स्टेटस तो आ चुका है, यह है नॉन रेसिडेंट, ठीक है, तो आंसर आ गया है नॉन रेसिडेंट। अब स्टेटस के बाद हमें इसकी टोटल इनकम भी चाहिए। अब हमें पता पड़ गया नॉन रेसिडेंट है तो केवल इंडियन इनकम पे टैक्स रहेगी। इस पूरे क्वेश्चन में ये 2 इनकम कमा रही है, एक रेंटल इनकम, एक गिफ्ट की इनकम, दोनों ही इंडियन है, तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। तो पहले HP की इनकम निकाल लेते हैं। HP में क्या इनकम है भैया, 25,000 रुपये महीना किराया है, 1 मई 22 से है, तो मई से मार्च 11 महीने का किराया, 25 × 11, ये GAV बन जाएगी आपकी, एक्चुअल रेंट को GAV बोल देंगे। 275 में से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे जो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो NAV भी यही हो जाएगी। 30% डिडक्शन और इंटरेस्ट का ले लेंगे, दोनों डिडक्शन ले लेंगे, तो आपका 95,000 आपकी HP की इनकम आ जाएगी। बोलिए। और देखो टोटल इनकम के ये क्वेश्चन भी सॉल्व है, मैं भी आपको सॉल्व दे दूंगा, तो आप जब भी करो तो बस ऐसे ही आंसर चेक करके फटाफट से प्रैक्टिस कर लेना अपनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो 195 ये होगा, आइए उसमें आपको पता ही है 172 की इनकम अपन ने पहले डिसाइड कर रखी, तो इसकी टोटल इनकम हो जाएगी 267, क्योंकि डिडक्शन है भी नहीं। अब इस पे निकालना है टैक्स। अब 267 की टोटल इनकम है, इंडिविजुअल पर्सन है, नॉन रेसिडेंट है, तो 2.5 लाख की रेटें लगनी है। उम्र वैसे भी नहीं दी, उम्र दे भी जाते तो ही 2.5 लाख की लगती, क्योंकि नॉन रेसिडेंट तो 2.5 में ही आएंगे। तो 267 की इनकम है, 2.5 माइनस कर लो तो 17 बचे, 17 में 5%, 850 रुपए का टैक्स बना। रिबेट नहीं मिलेगी इसे, तो 850 देने पड़ेंगे, 850 प्लस 4% हो, 880 आंसर आपका है, 884 आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो गया। आपको 9-10 तो क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें पहला क्वेश्चन तो ये आपका कंप्लीट है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या दिया है साहब, वुड हर RS undergo any change assuming that she is a person of Indian origin। अगर ये इंडियन सिटीजन की जगह इंडियन ओरिजिन होती और उसकी टोटल इनकम इंडियन सोर्सेस से 18 लाख होती, बिल्कुल ही डेटा ही चेंज कर दिया, और USA में टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आपको पता ही है कि ये सब बातें अगर पूरी करेगी है तब तो 61A लगने वाला। तो 61A डीम्ड रेसिडेंट है, पर वहां पे एक रिक्वायरमेंट है इंडियन सिटीजन। 61A आप पढ़िए एक बार, अगर आपके पास हो तो 61A की लैंग्वेज पढ़िए।
लिखवाया हुआ है वो तो मैंने, दूसरे देश में टैक्स ना देना पड़े, याद है कुछ आपको? पर आपको पता है 6(1) लगेगा नहीं इस पे, क्योंकि 6(1) इंडियन सिटीजन भी लगता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे नहीं लगता, तो वो वाला सेक्शन लगेगा नहीं। तो ये नॉट लाइबल टू टैक्स वैक्स वाले से हमको 6(1) की तरफ फेंकना चाहता है ये, पर एक्चुअल में 6(1) नहीं लगने वाला। पर 6(1) नहीं लगेगा, पर एक परेशानी आ जाएगी, वो एक और अमेंडमेंट जो दूसरा हुआ था, इंडियन ओरिजिन के पर्सन अगर इंडिया आए और उनकी टोटल इनकम 15 लाख या कम हो, तो उनका एक लफड़ा हो जाता है, उनके लिए फिर एक बेसिक कंडीशन 2 में चेंज, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन देखते हो आप, उसमें कहा गया पीवाई में तो 120 दिन या ज्यादा रहो, वो रह रही है ये, और पिछले 4 पीवाई में 365, तो वो नहीं हो पाएगा वापस से, तो वो वाले कानून के मद्देनजर भी एनआरई बन के सामने। तो यानी सेकंड केस में भी इसका आंसर अभी क्या आने वाला है, नॉन रेसिडेंट। पर यहां पे ध्यान रख लेना 6(1) नहीं लगाना, वो वाला लगाना है चेकिंग के लिए। कौन सा वाला? इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति जब इंडिया आए और टोटल इनकम 15 लाख या उस 15 लाख से ज्यादा हो, तो अगर वो पीवाई में 120 डेज या ज्यादा रह जाएं और पिछले 4 साल में 365 रह जाएं, तो भी वो NOR मान लिए जाएंगे। ऐसा कानून है, ध्यान रख लेना। खैर कानून तो तुमको आने चाहिए तभी होगा, या बाकी होगा भी नहीं वैसे। तो नॉर्मल तरीका है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल तरीका वही है जो अपन फॉलो करते हैं। तो मैंने ऑब्वियसली इस बात के लिए कि टोटल इनकम निकलती कैसे, टैक्स कैसे निकलता है, ये सिखाने के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये तो मैं सिखा चुका हूं पहले। तो यहां पे क्यों ये चैप्टर है, इसके लिए आपको मात्र 2 चीजें ऐसी है जो कि आपको नई सीखनी है। तो वो नई चीज क्या है, पहले मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं, और उस नई चीज का नाम आप लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। टॉपिक है ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट कंसेशनल स्लैब रेट, और इसका सेक्शन है 115 BS। तो आपको पता पड़ ही गया होगा, इस सेक्शन को पढ़ाने के लिए ये क्लास ली गई है। सेक्शन है 115 BSc। आपको बहुत सारे शीट्स के क्वेश्चन में लिखा होगा डज नॉट ऑप्ट फॉर BSc। तो 115 BSc को पढ़ने के लिए ही ये झगड़े हैं। अब है क्या, आप सभी को पता है कि स्लैब रेट एप्लीकेबल किन किन पे होती है? 5% पे होती है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल पर्सन, बोलो। और आपको पता है स्लैब रेट है 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। अब क्या चक्कर है, सुनिए। एक ऑल्टरनेट सेक्शन दिया गया है, ऑप्शनल सेक्शन दिया गया है इनकम टैक्स में, जो एप्लीकेबल होता है किन लोगों पर केवल। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो सेक्शन है इसकी हेडिंग है कंसेशनल स्लैब रेट ऑफ टैक्स, यानी कि जो नॉर्मल स्लैब रेट है उससे फायदा मिलेगा स्लैब रेटों में। पर ये 115 BSc वाला कानून केवल अप्लाई हो सकता है इंडिविजुअल और HUF। वैसे स्लैब रेट लगती है 5 पे, पर 5 में से 3 पे वही नॉर्मल कानून जो चल रहे हैं चलने दो। 2 लोगों को ऑप्शन आ गया है, कौन से 2 लोग हैं? और क्योंकि सी एंटर में इंडिविजुअल का असेसमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यह कानून क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 115 BSc में क्या बोला गया? 115 BSc कहता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप रेगुलर स्लैब रेट्स की जगह ये कंसेशनल स्लैब रेट अपनी नॉर्मल इनकम पे लागू कर सकते हैं। यानी स्पेशल इनकम की जो रेट है वो तो चलने दो, चल रही है, जो उसको छोड़ दो। नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेटें लगती थी, बोलो। तो जो रेगुलर स्लैब रेट्स है
उसकी जगह आप ये कंसेशनल स्लैब रेट से अपना टैक्स निकाल सकते हैं, ऑप्शन है। अब दिमाग में बात आती है साहब, रेगुलर स्लैब रेट से ये कंसेशनल है, तो कौन ऐसा पागल है जो इस ऑप्शन में ना जाना चाहे, क्योंकि इससे तो टैक्स फिर कम आ जाएगा। आप खुद ही गिर रहे हो कंसेशनल स्लैब रेट से। तो चक्कर क्या है, नॉर्मली आप स्लैब रेट कौन सी इनकम पे लागू कर रहे हो? नॉर्मल इनकम पे, और वो नॉर्मल इनकम आपने निकाली हुई है। और नॉर्मल इनकम जब निकलती है, नॉर्मली टोटल इनकम जब निकलती है, तो बहुत सारे एग्जाम्पशन और डिडक्शन माइनस करके निकल रही है। अब चक्कर में 115 बीएसई में वही खराब हो। ये बोल रहे हैं हम स्लैब रेट को तो कंसेशनल कर रहे हैं, पर उसके लिए जो इनकम निकाली जाएगी वो नॉर्मल इनकम नहीं होगी जो आपने निकाल रखी है आफ्टर क्लेमिंग ऑल द डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन। आपको इस ऑप्शन में आने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पशन और डिडक्शन क्या करने पड़ेंगे? छोड़ने पड़ेंगे। अगर वो छोड़ोगे तो रेट कंसेशनल लगा सकते। तो समय आया, भारत सरकार को ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम ही नहीं करते, और क्लेम करते नहीं है तो ड्यू टू दैट उनकी इनकम वैसे ही ज्यादा आ रही है, तो उनको एडवांटेज देने के लिए उनकी स्लैब रेटें क्या कर दी? कंसेशनल वाली। और कुछ लोग जो डिडक्शन लेना चाहते हैं उनकी इनकम वैसी टैक्सेबल कम हो जाएगी, आया ना, तो उनके ऊपर वो नॉर्मल स्लैब रेटें जो चल रही है वो चल रही है, ऑप्शन दे देते हैं दोनों की। तो जैसे ही आपकी गणित बैठे उस प्रकार से आप आ जाना। तो यानी कि दो रेजिम्स हो जाएंगे टैक्स के, एक आपका ओल्ड रेजिम जो चल रहा है जो आपने पढ़ रखी है रेटे वेटे, और एक ये 115 बीएसए का जिसको नाम दे देते हैं न्यू रेजिम्स। क्या दे देते हैं इसको? न्यू रेजिम। पर चक्कर क्या है कि जिस नंबर पे पुरानी रेटें आप लगाते थे वो नंबर यहां पे चेंज होने वाला है, क्योंकि उस नंबर में पुराना नंबर निकालते वक्त तो बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशन थे, वो उस नंबर में आपको सारे डिडक्शन और एग्जाम्पशन ऐड बैक करके फिर वो नंबर से टैक्स निकालना। तो आपको ऑप्शन दोनों से टैक्स निकालकर और जो बेटर होगा वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन आए और ऐसा बोला जाए कैलकुलेट टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल, और क्वेश्चन ये लिख दे असेसी इज नॉट ऑप्टिंग 115 बीएसई, तब तो परेशानी खत्म है। फिर इस कानून से आपको मतलब ही नहीं है, आप जो नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालते हो वो निकाल के छोड़ देना, क्योंकि लिखा हुआ है। और ज्यादातर क्वेश्चन में ये लिखा आता है, अभी भी 2 सालों से 2 कानून ईयर से ये कानून आ चुका है, पर अभी तक इंटर में 115 बीएसई का क्वेश्चन आया ही नहीं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन के नीचे वो टोटल इनकम में क्या लिख देता है? असेसी इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 बीएसई। तो ड्यू टू दैट 115 बीएसई का कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ता ही नहीं, केवल एक ही कैलकुलेशन करनी होती जो आप करते रहते। बोलो। पर अगर क्वेश्चन बोल दे आउट फॉर 115 बीएसई, या कुछ ना भी बोले, केवल बोले टैक्स निकालो, तो दोनों ही परिस्थिति में आपको फिर 2 ऑप्शन से टैक्स निकालना है, एक रेगुलर ऑप्शन और एक 115 बीएसई का ऑप्शन, और फिर जो बेटर होगा वो फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है इंडिविजुअल एचयूएफ की टैक्स निकालते वक्त 115 बीएसई का रोल है। सबसे बड़ी बात बताता हूं, ये ऑप्शनल है, मतलब कि 115 बीएसई की रेटें अप्लाई नहीं करनी है, ऑप्शन है रेगुलर रेट या 115 बीएसई की रेट। अब अगले साल एवा 24-25 में बहुत बड़ा अमेंडमेंट कर चुकी है सरकार। अगले साल से 115 बीएसई डिफॉल्ट रेजिम है। अभी तक क्या होता है, अगर आपने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करा तो रेगुलर तरीके से टैक्स निकलेगा सीबीडीटी के सॉफ्टवेयर के अंदर। कौन सा डिफॉल्ट स्कीम क्या थी? ओल्ड रेजिम। अभी तक एवाय 23-24 तक। एवाय 24-25 से न्यू रेजिम डिफॉल्ट स्कीम है। क्या है बताइए जल्दी से? यानी कि आपका टैक्स हमेशा न्यू रेजिम से निकल जाएगा। यानी न्यू रेजिम मतलब डिडक्शन एग्जाम्पशन को छोड़ने के बिना वाली इनकम के हिसाब से टैक्स निकल जाएगा। और अगर आपको चाहिए फिर क्या ओल्ड रेजिम में जाऊं ताकि मेरी छूट मिल जाए, क्योंकि देखो
यहां पे रेटें कम हो रही है पर नुकसान हो रहा है कि इनकम का नंबर ज्यादा आएगा, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन छोड़ने पड़ जाएंगे आप, तो ड्यू टू दैट वो अमाउंट बढ़ जाएगा जिसपे रेटें लग रही है। याद खड़े करो, समझ में आया क्या? तो इसलिए तो अभी तक क्या बाय डिफॉल्ट बोलिए, अभी तक ओल्ड इज बाय डिफॉल्ट, और इफ यू वांट टू चूज 115 BSc देन यू हैव टू ऑप्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर न्यू रेजिम इज डिफॉल्ट, और अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हो तो आपको चूज करना। और क्योंकि अगले साल से नई रेजिम डिफॉल्ट बन रही है, तो शायद आपका अटेम्प्ट हो सकता है जिसमें 115 BSc ना पूछे, और अगले साल के क्वेश्चंस में 115 BSc में क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सी स्कीम है। तो शायद आपके एग्जाम में 115 BSc लास्ट ऐसा अटेम्प्ट होगा जिसमें ये इतना काम ना है, या हो सकता है आप ही के एग्जाम से वो कार्यवाही चालू कर लें, क्योंकि अभी तक 115 BSc का क्वेश्चन आया नहीं, पर अब से चालू है, क्योंकि अब सरकार का इरादा क्लियर हो गया है। सरकार धीरे धीरे लोगों को मोटिवेट कर रही है कि छोड़ो ये क्या लेना, एग्जामिशन डिडक्शन, जितनी कमा रहे हो पूरे पे टैक्स दो, रेटें कम कर लेना। अब रेटें कितनी कम करी है वो आपके सामने है। तो 115 BSc की स्लैब रेट बता रहा हूं मैं, लिखी हुई आपके सामने है, तो देखते जाओ। यहां पे 7 स्लैब्स दिख रहे होंगे, जबकि रेगुलर स्कीम में 4 ही स्लैब, बोलो ना। तो यहां पे जो स्लैब है उसमें एक सिंपल तरीका है, नंबर वही 2.5 लाख से चालू है, वहां पे यानी कि रेगुलर भी 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिशन है, यहां पे भी 2.5 लाख के बेसिक एग्जामिशन, पर यहां पे हर अगले 2.5 लाख के गैप में 5-5% ही रेट बढ़ रहा है। तो आप देखते जाना, 2.5 से 5, 5, 5 से 7.5, 10, 7, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 15 से ऊपर पे 30, जबकि रेगुलर में 10 से ऊपर में 30 चालू हो जाए। तो ये कंसेशनल स्कीम का वो बेनिफिट है। तो याद रखना आसान है, 2.5 लाख का गैप है, 5-5% का इंक्रीमेंट है, तो स्लैब अपने आप याद हो जाएगा। तो अब सबसे पहले लिख लीजिए एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल HUF, फर्स्ट पॉइंट इस सेक्शन का, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और HUF। बोलो कुछ, लिख लिया ना सबने? और सेकंड पॉइंट, कंसेशनल रेट अंडर सेक्शन 115 BSc, लिख लो ये रेट। कंसेशनल रेट 115 BSc। इसी वजह से क्या है, चल नहीं रहा है क्या? वैसे ही माहौल गर्म है और ऊपर गर्मी है। क्या करोगे तुम यार, पीछे वाले 2-2 रैंक लेके आ गए, तुम्हारे बैच में कोई रैंक की चांसेस तो नहीं है? इनका इतिहास बदल देना तुम, तब इतिहास दोहराते हैं, तुम इतिहास बदल देना। अवनी धाकड़ के आगे रैंक यार, इतनी इंटेलिजेंट थी क्या वो? अरे क्या, इससे क्या लेना? फाउंडेशन का इंटेलिजेंट डज नॉट मीन मतलब कि वो इंटेलिजेंस वाला पक्का इंटेलिजेंस था। फाउंडेशन का टॉपर तो हुआ था ना शायद, आर्यन का, इस बार 5वां नंबर है उसका, इंटर में तो 5वां रैंक है उसका, भिलौड़ा भी 5वां, इंस्टीट्यूट में भी 5वां ही तो है। इनाम मैंने बता रखा ना तुम्हारे को, फीस 10,000 रुपए का इनाम है मेरी तरफ से, किसी के नहीं आए। अवनी के 82 आ गए थे यार। 80 नंबर टैक्स में लाना ना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, तुमको फीलिंग आएगी जब 60 के अंदर ही बहुत फीलिंग आती है, टैक्स में 60 एग्जाम्शन। चलिए रेटे हो गई आपकी, बोलिए यार।
अब आप बताइए, क्या ये रेटों से 115 बीएससी का टैक्स निकल जाएगा? बोलिए, क्या ये रेटों से 115 बीएससी का टैक्स निकल जाएगा? नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि ये रेटें आपको अप्लाई नॉर्मल नंबर में नहीं करनी है, ये रेटें अप्लाई करनी है आपको 115 बीएससी की इनकम, हाँ या ना? और 115 बीएससी की इनकम और नॉर्मल इनकम जो आपकी पहले निकाल रखी है आपने, उसमें फर्क है। क्या फर्क है मैंने बताया अभी, क्या है फर्क? नॉर्मली इनकम निकालते वक्त हम बहुत सारे एग्जामिशंस और डिडक्शंस लेस करते हैं, हेड में, जीटीआई में कितना लेस करते हैं नंबर्स, यस नो? पर जब 115 बीएससी का इनकम निकलेगा तो आपको सर्टेन डिडक्शन ऑब्लिक एग्जामिशन अलाउ नहीं होने वाले। तो अब मैं आपको बस एक ही चीज सिखाऊंगा, वो कौन कौन से डिडक्शन और एग्जामिशन है जो कि 115 बीएससी की इनकम में अवेलेबल नहीं हो, आया ना? एक सिंपल काम है, देखो आपको नॉर्मल इनकम तो निकालना आती है ना, यस नो बोलो? कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल इनकम जो निकाली ना, उसमें जो डिडक्शन एग्जामिशन आपने ले लिए उसको चेक करो कि यार जो मैंने नॉर्मल इनकम में डिडक्शन एग्जामिशन लिए उसमें से कौन कौन सी 115 बीएससी में नहीं मिलने वाले, उसको वापस से ऐड कर देना। वो ऐड करके जो नंबर आएगा ना आपके सामने, वो 115 बीएससी की इनकम आ जाएगी, जिसपे ये रेटें निकाल के उसका टैक्स निकाल। तो कैलकुलेशन कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करनी, क्योंकि नॉर्मल इनकम तो आप निकाल ही रहे हो। बोलो यार, क्या करोगे उसके अंदर? फिर आपको 115 बीएससी की भी इनकम निकालनी पड़ेगी एक और। अब 115 बीएससी की इनकम निकालने के लिए क्या सर फिर से मेहनत अलग प्रकार की? नहीं, कुछ नहीं करना आपको, नॉर्मल में वो ऐड कर देना वापस से। क्या जो हमने नॉर्मल में ले रखे हैं पर इसमें नहीं मिलेगी, अब वो लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। यस नो बोलो? तो आइए अगला टॉपिक लिखिए, सर्टेन डिडक्शन ऑब्लिक एग्जामिशन नॉट अलाउएबल। सारे भी याद नहीं रखने पड़ेंगे, जो जो काम के हैं वो सब मैं बताता हूं आपको, जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट 10(5) याद आया आपको? सैलरी हेड में लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जामिशन, वो जुड़वा बच्चों वाला एग्जामिशन जो होता था। नॉर्मली तो आपको 10(5) में एग्जामिशन क्या मिलता है आपको पता ही है, 115 बीएससी की इनकम वो एग्जामिशन नहीं मिल पाएगा। तो कुछ करूंगा नहीं मैं, समझाऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि तो समझा चुका हूं मैं सारे, केवल क्या याद करा रहा हूं, 115 बीएससी की इनकम में ये डिडक्शन या एग्जामिशन नहीं मिलेंगे, बस। और कुछ नहीं कराऊंगा मैं, पहले बोल रहा हूं, ये 10(5) पढ़ाने नहीं वाला मैं। अगला आपको याद है 10(13) है एचआरए। नॉर्मली एचआरए का एग्जामिशन लेते हो आप, 115 बीएससी की इनकम में एचआरए का एग्जामिशन नहीं ले सकते आप। लिखो ना भाई फर्स्ट सेकंड कर करके, सेक्शन में लिखना, पूरा लिख लेना, हेडिंग भी। तुमको कौन सा सेक्शन नंबर याद है? बाकी मैंने लिखवा रखे हैं सेक्शन नंबर। तो हो गए। तीसरा याद है आपको 10(14) याद, सर्टेन अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू ए लिमिट। उसमें दो कैटेगरी होती है, 10(14)(1), 10(14)(2). 10(14)(1) में तो 6 अलाउंस आते थे जो खर्चे तक एग्जेम्प्ट हो जाते थे, और 10(14)(2) में वो आते थे चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल, नोटिफाइड वाले। तो 10(14) में जो अलाउंस है ना आपके, उसका भी बेनिफिट आपको 115 बीएससी में नहीं मिलेगा। वो जितने अलाउंसेस के एग्जामिशन 10(14) में आते थे, दो कैटेगरी थी, 10(14)(1), 10(14)(2 बताई मैंने आपको, तो वो नहीं मिलेगा। पर इसके साथ एक बात नोट करें, पेज नंबर 8.20 में एक एडिशनल पॉइंट देखेंगे। हाँ, पर उन अलाउंस में से ये ले सकते हो एग्जामिशन 115 बीएससी में। कौन कौन से ले सकते हो? देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए। और चौथा वो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता था हैंडीकैप लोगों को 3200 पर मंथ तक एग्जामिशन, उन सारे में से 4 ले सकते हो बस। बोलो कौन कौन से ले सकते हो? और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप एम्प्लॉय, क्लियर है? तो कैसे लिखोगे आप? तीसरा जो डिडक्शन नहीं मिलेगा वो है
तीसरा ऐसा लिख दो, एग्जम्पशन ऑफ अलाउंस अंडर सेक्शन 1040। चाहो तो लिख देना, सैलरी हेड का ही है, अभी सैलरी के चल रहे हैं सारे, ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, सैलरी के आएंगे, फिर एचपी के, फिर बीएनपी के, कौन से नहीं ले पाओगे। तो सैलरी में 10-14 वाले एग्जाम्पशन अलाउंस के नहीं लेना, एक्सेप्ट बोल दो बस। एक्सेप्ट याद है, ट्रेवलिंग डेली कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप हिम, वो वाला 4 ले सकते हो। जल्दी लिखो जल्दी। लिख लिया क्या? आगे बढ़ूं? टोटल कितने हो गए, मतलब अब 3 हो गए। एक आपको याद हो तो अभी अदर एग्जाम्प्ट अलाउंस वो लिखवाया था मैंने, एमएलए एमपी को जो डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है वो 1017 में एग्जाम्प्ट होता है, पर 115 बीएससी की इनकम निकालते वक्त वो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ये आप सारी लिस्ट किसकी लिख रहे हो बताओ? ऐसे एक डिडक्शन और एग्जाम्पशन की लिस्ट है जिनकी छूट 115 बीएससी की इनकम में नहीं मिलेगी। नॉर्मली तो मिलती है, वो तो आपको बताइए। हो गए चारों? 10-32 याद आया? माइनर का 1500 रुपए प्रति बच्चा एग्जाम्प्ट है, क्लब्ड इनकम का 115 बीएससी में नहीं होगा वो। इसी से पता चल जाता है आपने कितनी पढ़ाई करी है। सेक्शन सारे मैंने लिखवा रखे हैं। 10-32 माइनर चाइल्ड वाला एग्जाम्पशन, इतना से लिख देना, माइनर चाइल्ड एग्जाम्पशन, पूरा पूरा मत लिखो पागल की तरह। $10AA याद होगा, अभी पढ़ाया था। एसईजेड के, एसईजेड का डिडक्शन मिलता था एक्सपोर्ट प्रॉफिट वाला, तो 115 बीएससी की इनकम में नहीं मिलेगा वो। कितने हो गए अब बताओ? सेक्शन 16 का डिडक्शन याद है? सैलरी हेड में 3 डिडक्शन, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। 115 बीएससी की इनकम में नहीं मिलेगा वो डिडक्शन, 16 वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। 10 मतलब आपको बताइए एग्जाम्पशन है, और 16 का मतलब 16 तो डिडक्शन ही है ना एचपी सैलरी का। अगला सुनना क्या लिखा है, 24B, 24 याद है एचपी का डिडक्शन, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन था, 24B हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड मिल जाएगा 115 बीएससी में भी, 24B इंटरेस्ट वाला नहीं मिलेगा। और ये पूरा ध्यान से सुनना, और वो भी कौन सी प्रॉपर्टी का केवल, मतलब इंटरप्रिटेशन गलत न करना। अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है तो फिर 115 बीएससी में भी इंटरेस्ट का भी छूट मिलेगा, और स्टैंडर्ड तो वैसे ही मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी 115 बीएससी में। बोलो आपस से लाइन, क्या नहीं मिलेगी 115 बीएससी की? इतने डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे आपको अगर ये रेटे चाहिए। $31 बीएनपी में एडिशनल डेप्रीसिएशन की छूट नहीं मिल पाएगी, नॉर्मल वाली ले लो। 115 बीएससी की इनकम निकालते वक्त एडिशनल डेप्रीसिएशन का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। कितना था? 20% वाला। मतलब समझ में आ रहा है आपकी गणित क्या है? अगर मैं बिजनेस के लिए नई मशीन लाता हूं तो नॉर्मली उस मशीन के ऊपर मैं 2 डेप्रीसिएशन की छूट लेता हूं, नॉर्मल एडिशन। पर अगर 115 बीएससी में ऑप्ट कर लूंगा
तो केवल नॉर्मल का डिडक्शन है, एडिशनल का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियसली डिडक्शन अगर छोड़ूंगा तो इनकम तो बढ़ के आएगी ना, तो 115 बीएससी की इनकम नॉर्मल इनकम से बहुत ज्यादा आएगी, खासकर उन लोगों के लिए जिनके डिडक्शन बहुत है। हाँ, अब ऐसा बता जो ये डिडक्शन लेता ही नहीं है तो उसको तो कंसेशनल में जाने में कोई दिक्कत ही नहीं, हो तो फटाफट उचक के जाएगा, क्योंकि वो तो डिडक्शन वैसे ही नहीं ले रहा। अब जब डिडक्शन नहीं ले रहा तो नॉर्मल भी इनकम वही है और इसकी भी वही आ जाएगी, और यहां पे तो फिर रेटें कम है बहुत। अरे रेटों में तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि 10 लाख से ऊपर में 30 और यहां पे 15 से ऊपर में 30 है, तो बहुत बड़ा नंबर का चेंज आ जाएगा। बोलिए। अगला आपको याद हो तो 35 1 2 2A 3 और 2 डबल ए, रिसर्च के अंदर ये मैंने सेक्शन वाइज बांटे थे, तो एक बार पढ़ो कौन कौन से की बातें चल रही हैं यहां पर। शायद ये सब पेमेंट टू अदर वाले ही हैं, ये चारों ही सेक्शन पेमेंट टू अदर के, इन हाउस वाले नहीं है ये। अरे चेक करना, ये चारों वो हैं कौन से, वो थे ना 2 में, देखो लिख भी रखा है इन्होंने, 2 में वो रिसर्च एसोसिएशन को रिसर्च के लिए पेमेंट दो तो छूट है, 2A में कंपनी को रिसर्च के लिए दान दो तो छूट है, 3 में वो सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दो तो छूट है, और 2 डबल ए में वो नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी को दान दो तो। यानी कि 35 के इन हाउस रिसर्च वाले डिडक्शन 115 बीएससी में मिल जाएंगे, पेमेंट टू अदर वाले नहीं मिलेंगे। बोलो ना यार। तो ये आपके सामने है, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना पेमेंट टू अदर वाले हैं। ऐसा नहीं बोला पूरा 35 का छूट नहीं मिलेगा, ये गड़बड़ मत करना। मैंने ये नहीं बोला डेप्रीसिएशन का छूट नहीं मिलेगा, केवल एडिशनल का नहीं मिलेगा। मैंने ये नहीं बोला हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का छूट बिल्कुल नहीं मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट का नहीं मिलेगा। ये गड़बड़ होगी आपसे, मैं पहले ही चेता रहा हूं आप। अब कितने हो गए भाई? 11वां याद है? स्पेसिफाइड बिजनेस के कैपिटल खर्चों की छूट 35 की छूट यहां पे नहीं ले पाओगे आप। बोलो भैया। लिख लिया? अगला याद आया कुछ? फैमिली पेंशन की छूट आई है, उसमें लिखवाई थी, क्या छूट है बताना? 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव और 15,000 विच एवर इज लेस, वो छूट यहां पे नहीं मिल पाएगी। कुछ नया तो नहीं, सारे पढ़ा रखे मैंने पहले, डिडक्शन कौन से क्या है। और एक और चीज, सबसे बड़ा नुकसान देख लो क्या है, 80C से 80U की कोई छूट नहीं मिलेगी। अरे बोलो, अब सब्र रखो थोड़ा। एक्सेप्ट 80CCD2 मिल जाएगा। क्या था 80CCD2? एम्प्लॉयर ने जो नेशनल पेंशन स्कीम वाले में जमा कराया उस वो मिल जाएगा एक तो, और एक 80 डबल जे डबल ए मिल जाएगा। नए एम्प्लॉई, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% वाला। तो 80C से 80U की कोई डिडक्शन मत लेना, एक्सेप्ट 2 डिडक्शंस। बोलिए, CCD2 एंड डबल जे डबल ए। क्या हो गया? अरे बहुत है यार। कल थे क्या तुम उनको जब पैसे मिले थे क्या शाम को? मैं भी नहीं था क्या? 21,000 रुपये मिले। फीस कितनी है? 70 में से 21 तो रिकवर हो गया। नाम का नाम,
पास के पास, पैसे की रिकवरी, लाइफ सेट होगी। दस हजार तो मैं तो ऐसा नंबर बोल रहा है जो कभी देने नहीं पड़ेंगे। 9 की लाइन में नंबर चाहिए, 8 की लाइन में तो बहुत लोगों के आ चुके, बहुत बार आ चुके। चलिए, हो गया सारा। तो ये सब डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और एक लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, उसका नाम है एचपी हेड का लॉस। 115 बीएससी एचपी का लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाता है, नॉर्मली तो हो जाता है 2 लाख तक साल का। फिर 115 बीएससी में वो लॉस के सेट ऑफ आप नहीं कर सकते। एक लॉस का सेट ऑफ भी नहीं करना, लिख दो क्या नाम है उसका, अंडर हेड एचपी विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड, ऐसा लिख देना, सेट ऑफ लॉस। चलिए, हो गया आपका गणित क्लियर। तो खत्म हो गया सेक्शन कौन सा, 115 बीएससी। अब एमसीक्यू में ना कभी कभी ऐसा बोलेंगे, कैलकुलेट टोटल इनकम, और नीचे लिख देंगे एज पर 115 बीएससी। तो बहुत ध्यान से करना फिर, क्योंकि 115 बीएससी की जब इनकम निकालोगे तो फिर बहुत सारे डिडक्शन और एग्जामिशन अवेल नहीं करना है। ये लिस्ट याद रख लेना, क्या क्या क्लेम नहीं करना है। टोटल कितने डिडक्शन आए थे, 13, और लॉस 1 आपको ध्यान, बोलो। अब कैलकुलेशन वाइज तो खत्म हो गया। अब ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम लिमिट वगैरह दिया हुआ है। चक्कर क्या था कि अभी तक तो ये डिफॉल्ट स्कीम है, सॉरी अभी तक तो ये ऑप्शनल स्कीम है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ओल्ड आती है। तो लोगों को बताना पड़ता है कि मेरे को 115 बीएससी ऑप्ट करना है। और अगले साल से तो ये भी खत्म होने वाला है कानून। वाई? क्योंकि 115 बीएससी तो वैसे ही है, अब आपको उल्टा बताना पड़ेगा कि मेरे को किस में जाना है, नॉर्मल तरीके से जाना है। तो एक टाइम लिमिट है, थोड़ा सा याद रख लीजिए। कंसेशनल रेट वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ, अगर आप, कौन है बताइए, जिनकी बीएनपी की इनकम नहीं है वो वाले हैं, तो क्या करना है, क्या करना है, रिटर्न भरोगे, बस उसी समय बता देना कि कौन से ऑप्शन में जाना है। तो पढ़ लीजिए, वेयर सेज इंडिविजुअल नो बिजनेस इनकम ऑप्शन एक्स टू बी एक्सरसाइज अलोंग विद द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ए पीवाई रिलेवेंट टू एवाई। तो जिस पीवाई में आप 115 बीएससी में जाना चाहते हो ना, उस पीवाई का जब एवाई में क्या भरोगे 139(1) के तहत, तो उस समय बता देना कि मेरे को इस ऑप्शन में जाना। बोलिए यार। और ये ऑप्शन आप हर साल क्या कर सकते हो, चेंज। इस साल 115 बीएससी लेना है, अगले साल नॉर्मल लेना है, फिर ये चल रहा था, देखो ये पूरे सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, तो अभी आपके इंस्टीट्यूट बहुत समझदार है, जो चीज उनको पता है कि भविष्य में यूजलेस है उससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। तो ये तो यूजलेस कानून है, बताओ क्यों, क्योंकि सिस्टम ही अगले साल से चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन बताना नहीं बताने की बातें तो अब आने वाली है नहीं, खैर पर लिखा हुआ है तो पढ़ ले वाली बात है। तो आप चाहो तो हर साल ऑप्शन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। पर जब आप कौन हो, बीएनपी की इनकम कमाने वाले, तो बताना तो उनको भी उसी समय ही है रिटर्न के साथ। पर उनके साथ चक्कर क्या है, एंड वन सच ऑप्शन एक्सरसाइज इट वुड अप्लाई टू सब्सिक्वेंट है, वो चेंज नहीं कर सकते ऑप्शन। एक बार 115 बीएससी में चला गया कोई व्यापारी, तो लगातार हर साल ही किस में रहना पड़ेगा, 115 बीएससी में ही रहना पड़ेगा, बशर्ते कि वो बीएनपी की इनकम कमानी बंद ना कर दे बाद में। ये जरूर है कि साहब बिजनेस कर रहा हूं, मैंने 115 बीएससी में आ गया, 6 साल बिजनेस करा तो 6 साल 115 बीएससी में रहना पड़ा, 7वें साल से बिजनेस ही बंद कर दिया, बीएनपी की इनकम ही नहीं होती, फिर आप फर्स्ट कैटेगरी में चले जाओगे। कॉमन सेंस है। तो कुल सिस्टम की बात है, ऑप्शन बताने का टाइम तो दोनों का सेम ही है। बताइए क्या, आईटीआर के साथ बता देना किस ऑप्शन में जा रहा है, बोलो। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो इंडिविजुअल एचईएफ बीएनपी की इनकम नहीं कमाते, दे कैन चेंज देयर ऑप्शन ईच ईयर, और जो कमाते हैं एक बार ऑप्शन में आ गए, आने वाले सालों में भी उसी ऑप्शन में रहना। क्या बात समझ में आ गई, लिख लीजिए भैया।
टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑप्शन, क्या क्या लिखना है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये तो फर्स्ट हेडिंग लिख लेना। ठीक है, और लिखिए फटाफट से इसमें, फास्ट लिखिए। लिख लिया। अभी ये अगर आज खत्म हो जाएगा ये टोटल इनकम का, तो कल चालू करूंगा मैं एग्जाम सप्लाईज। जीएसटी का अगला टॉपिक है, क्या नाम है, एग्जाम सप्लाई। और ये मैं बोल देता हूं कि इसके बाद जीएसटी में एग्जाम सप्लाई होने के बाद एक चैप्टर होगा पेमेंट ऑफ टैक्स का है, 1 घंटे का ही चैप्टर है, और एक ई वे बिल, याद है ई वे बिल का एक टॉपिक छोटा, और एक जीएसटी रिटर्न है। जीएसटी रिटर्न का वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो आपको घर पे सेल्फ पढ़ना है, जीएसटी रिटर्न वाला लेक्चर। कब पढ़ना है मैं बताता हूं, अभी मत पढ़ना। वो वीडियो जीएसटी रिटर्न वाला जिस दिन आपकी जीएसटी एक बार क्या हो जाए कंप्लीट, तो एक बार लास्ट चैप्टर के रूप में किसको पढ़ना, जीएसटी रिटर्न, उसी समय पढ़ना, उसी समय फाइनल रिवीजन करके उसको खत्म कर देना। 2 नंबर का चैप्टर है, तो इसीलिए उसके ऊपर डबल तिब्बल मेहनत करने की जरूरत नहीं कि एक बार अभी पढ़ूंगा फिर बाद में वापस पढ़ूंगा, इतना टाइम उसमें नहीं लगाना। क्योंकि बाकी तो आप एक बार अभी पढ़ रहे हो फिर वापस खुद भी पढ़ोगे, पर जीएसटी रिटर्न एक ही बार में सब कुछ खत्म कर देना, उसका कुछ औकात है भी नहीं वैसे। चलिए, हो गया ये सबका यहां तक। सेकंड लिखो ये वाले लोग, इनमें भी लिखना ही ऑप्शन। हो गया, आइए अब एक क्वेश्चन में कराता हूं जिसमें कि 115 बीएससी के साथ कैसे टोटल इनकम किया जाता है वो करते हैं। हटाओ इसको, चलिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, बस देखो ऐसा लिखा आ जाएगा जैसो, देखो इसमें क्या लिखा है, अरे पढ़ो ना, बोलो तो सही। तो यानी इस क्वेश्चन के जब आप करोगे तो फिर नॉर्मल करके छोड़ देना बस।
अब देखो जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है बोलो, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। अब टैक्स पेबल कौन सी स्कीम रेजिम का बोला है क्या कुछ, तो दोनों से करना पड़ेगा, समझ आ गया ना। यानी जब तक ऐसा नहीं बोले नॉट ऑप्टेड फॉर, तब तक फिर आपको नॉर्मली भी टैक्स बोलेंगे तो भी करना पड़ेगा। अगर मैं आपको इसको सॉल्यूशन दिखाऊं तो देखो 115 बीएसए से भी निकाला, और एक बार कौन सी स्कीम, रेगुलर प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन, रेगुलर प्रोविजन, अरे बोलो ना। तो दो तरीके से करना पड़ेगा, रेगुलर प्रोविजन से और 115 बीएससी की प्रोविजन से। यस नो बोल दो यार। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक बार जैसे इसको। आइए, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूर्वी 55 साल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और आपको उसका क्या दिया हुआ है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ। तो बीएनपी की इनकम तो आनी है, हाथ खड़े करो ना यार। ठीक है, ये एक प्रकार का पीएनएल ही हो गया आपका, और क्या है, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना। चलिए पहले पढ़ते हैं, जानकारी पढ़ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपनी शीट में पहले करा हुआ है वैसे अपन। अलाउबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार इज 15% लेनी है आपको। उसके बाद वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। क्लाइंट से बेनिफिट मिले सेक्शन 28, बीएनपी की इनकम है ये। क्या नाम है उस इनकम का, एनी परक्यूसिट और बेनिफिट डिराइव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बीएनपी विल बी टैक्सेबल अंडर हेड बीएनपी। ये आपको ये आ चुका एडजस्टमेंट बताया आपको। आर्टिकल असिस्टेंट को इंसेंटिव दिया आईपीसीसी एग्जाम पास करने में, तो बीएनपी का खर्चा है पूरी छूट लेंगे। अब अपने शीट में भी था ये एडजस्टमेंट। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार में 2,000 रुपए 1/10/22 से 30/9/23 के पीरियड के हैं। चक्कर क्या है कि 1/10/22 से 30/9/23, तो 6 महीने अगले साल का आ रहा है। ठीक है, आगे आइए। सैलरी में 30,000 रुपए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को दिए, ये तो पहले अपने भी था, कैश में दे रखे हैं, तो 43 लगेगा, डिसअलाउड हो जाएंगे ये खर्चे बीएनपी। ट्रेवलिंग एक्सपेंस फॉरेन टूर के लिए करे 32,000, आरबीआई की लिमिट के तहत है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ ₹30 विल वाज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स। खैर ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि फॉरेन ट्रेवल के खर्चों का छूट। देखो ट्रेवलिंग के खर्चों का नॉर्मली छूट मिलता है अगर बिजनेस के लिए कराओ, और आरबीआई की लिमिट विमिट वाले कानून तो सैलरी में आते थे। ये सब फालतू की बकवास है, कुछ नहीं है, यूजलेस डेटा है। आरबीआई नॉर्म्स वॉर्म्स केवल हमको देखना है ये ट्रेवल पर्सनल तो नहीं है। पर्सनल ट्रेवल है तो डिसअलाउड करेंगे, अदरवाइज तो सब अलाउड है, फालतू की मगजमारी करनी नहीं है। आइए अगला। अगला क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर। डिपेंडेंट ब्रदर 80D नहीं मिलेगा। अरे ये तो बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है, तो डिपेंडेंट ब्रदर तो फैमिली में नहीं आते। 80D हेल्थ इंश्योरेंस सेक्शन ही पकड़ नहीं पा रहे हो तुम, 80D है ना यार। मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट टू 5 और 10, ये भी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, पर यहां पे लफड़ा देखो कैश में सब खत्म हो गया। के 80D में ए और बी, ए मिलता है खुद और फैमिली, बी मिलता है पेरेंट्स, और रिक्वायरमेंट है पेमेंट इज अदर देन कैश। बिजनेस का तो है ही नहीं है, बिजनेस से तो सोचो ही मत, ये तो डी में ही जाएगा, ये बीएनपी मत लेके आ जाना इसको। और तो और ये खर्चा अगर पीएनएल में डेबिट कर रखा है तो बीएनपी में ऐड करना पड़ेगा, डिसअलाउड होगा बीएनपी के लिए। अरे तो पर्सनल है ना यार। इसके बाद 10,000 रुपए एनएससी में जमा करा है इसने, तो 80C में छूट मिल जाएगी। 70,000 रुपए इसने एडवांस टैक्स दिया है 22-23 का। अब एडवांस टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, जो भी फाइनल टैक्स बनेगा उसमें से माइनस करना। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स फाइनल टैक्स से लेस हो। खैर सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, रेगुलर इनकम और रेगुलर टैक्स निकाल लेते हैं, जो आप करते हैं नॉर्मली सब जगह। तो आइए पहले रेगुलर इनकम में चले। कौन कौन सी इनकम है पहले मैं चेक करूं इसकी। डिविडेंड आई उसमें, बोलो। बीएनपी तो आई, वो तो दिख ही रहा है। यूटीआई की भी आई उसमें, ऑनोरेरियम आई उसमें डाल देंगे, और रेंट रिसीव भी है तो एचपी की भी इनकम है। तो 3 हेड मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इसके, एचपी, बीएनपी और आईओएस।
सीक्वेंस में आता है पहले HP। तो आइए HP से गाड़ी चालू करें। कितना रेंट रिसीव है, क्या करोगे इसका? ARR और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ER है ही नहीं कुछ, तो GAV भी यही हो जाएगी। तो अब देखिए सबसे पहले 85,600, 57,820 निकाल दी इसने, 30% माइनस करके आगे होंगे, देख लो एक बार। यही NAV बन जाएगी। म्युनिसिपल टैक्स है क्या, देख लेता हूं मैं। ये देखो दिख रहा है इधर, तो 85,600 माइनस 3,000 कितने हो गए, और इसमें से 30% और लेस, 5782 जी हो गया। पहली इनकम आ गई। देखो इसने भी वर्किंग नोट बना के निकाला होगा, तो पहली इनकम, हाथ खड़े करो जल्दी, आगे गया। अब चाहिए मेरे को PGBP की इनकम। PGBP की इनकम आई है, एक बार आइडिया ले लेते हैं। नेट प्रॉफिट होगा ये, मैं खर्चे एक बार पढ़ लूं। सैलरी टू स्टाफ अलाउड है, स्टाइपेंड टू आर्टिकल, इंसेंटिव टू आर्टिकल अलाउड है, ऑफिस रेंट अलाउड है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडजस्टमेंट था क्या कुछ? सैलरी में ध्यान रखना 30,000 रुपए डिसअलाउड कर देना। अरे सैलरी में 30,000 रुपए वो कैश में दे रखे ना, तो ध्यान रखना है ना। इसके बाद प्रिंटिंग स्टेशन अलाउड है, मीटिंग सेमिनार कॉन्फ्रेंस अलाउड है, CA है तो बिल्कुल है। परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज, अब ये पे ध्यान दो, 80 का डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको, तो 80 ऐड करेंगे, डेप्रीशिएशन लेस करेंगे। हाथ खड़े करो, कार 80 का पूरा छूट थोड़े ना मिलेगा, इसका डेप्रीशिएशन मिल जाए, 10-15% निकाल लेंगे। पुट टू यूज की डेट नहीं दिया तो पूरे निकालो, 7.5 वाला फंडा मत लगाना, 180 डेज वाला, वो भी कानून है 180 डेज वाला। रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार अलाउड ही है, हाँ या ना? 4,000 रुपए अलाउड है, पर यहां पे नीचे दिया था कि 30/9/23 तक का है। अब ध्यान से सुनो, ऊपर एक लाइन लिख दी है, क्या लिख दी है? कैश बेसिस में इसने करा तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि अगले साल का भी कुछ पे करा नहीं करा। अक्रूवल बेसिस वालों को अक्रूड खर्चों का छूट है, कैश बेसिस वालों को पेड खर्चों का छूट है, तो इसने जितने पे करे इसको पूरा छूट दे दी। यहां पे वो टाइम पीरियड से फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये बोलते हैं अक्रूवल बेसिस है, तो अगले साल के 6 महीने का खर्चे का छूट आप नहीं ले पाते इस साल, क्योंकि वो अक्रू नहीं होता इस साल। ये तो अकाउंट से यार, मैं क्या सिखा रहा हूं आपको यार। इनकम टैक्स में BNP में खर्चा कैसे अलाउड होता है? पेमेंट के अक्रूड किस बेसिस पे? डिपेंड ऑन अकाउंटिंग मेथड अनलेस 43B इज एप्लीकेबल। क्या बोला रे मैंने ये? अनलेस 43B याद है? कुछ खर्चे ऐसे हैं BNP के जिनका डिडक्शन तभी मिलेगा जब एक्चुअल पेमेंट हो जाए, वरना नहीं मिलेगा। हाथ खड़े करो, याद है 43B? बहुत सारे खर्चे ऐसे, 4-6-7 खर्चे। म्युनिसिपल टैक्स इधर डिसअलाउड कर देंगे बेटा, ट्रेवलिंग पूरा अलाउड कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्स को डिसअलाउड करेंगे। HP में अलाउड है तो यहां पे क्यों करेंगे भाई? क्या अलाउड मतलब यहां पे डिसअलाउड ही करेंगे, नेट प्रॉफिट आ गया। और सीधा ही दिख रहा है ये BNP की इनकम, ये BNP की इनकम, BNP की इनकम, ये नहीं है लेस कर देंगे। अरे 1 मिनट में आंसर निकल रहा है मेरा तो। ये नहीं है लेस कर देंगे, ये नहीं है लेस कर देंगे, ये नहीं है लेस कर देंगे, ऐसे तो करते हैं। ये बार आइए चेक कर लेते हैं। देखिए अब प्रॉफिट 30 ऐड बोले थे, कार के 80 ऐड, बोलो म्युनिसिपल टैक्स के 3 ऐड, यही 3 ऐड कराए थे मैंने। उसके बाद वो 10,500, हाँ वो क्लाइंट से जो बेनिफिट मिला वो भी इनकम में जोड़ेंगे, 10,500 बोला था अभी, इंफॉर्मेशन में लिखा था, ठीक है। उसके बाद ये लेस 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 4 लेस, ये हो गई, और डेप्रीसिएशन 15% लेस कर दिया। कितना आ गया इनकम? बोलो यार, 9,20,200, ये आपकी आ गई BNP की इनकम। 2 हो गए भैया। अरे बोलने का क्या लोगे रे तुम, पैसे वैसे लोगे क्या मेरे से? बोलो हो गया। अब iOS की इनकम दिख ही रही होगी तुम्हारे को, क्या क्या iOS की, 1 2 और ग्रॉस है, ग्रॉस है तो मतलब वो TDS का में सोचो, 1 2 और ये भी ग्रॉस ही है, तीनों की टोटल कर लो बस, और क्या।
3392। अभी जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही करना तुम भी, सारे क्वेश्चन बाद में। अरे लिखने की जरूरत नहीं है पागलों की तरह, एक बार आइडिया लेकर क्या हुआ ट्रीटमेंट उसको एनालाइज करके चेक कर लेना। तो ये आपकी आ गई 10,11,944 और डिडक्शन में एक ही डिडक्शन है, वो एनएससी खरीदा 10,000 का, क्योंकि ये तो अपन ने बोल ही दिया था मिलेगा ही नहीं, तो एक ही छूट 80C में 10,000 की ले ली। ये आ गई टोटल इनकम 10,01,944, राउंड ऑफ कर दिया इसको 10,01,940। हाथ खड़े करो ना यार, इस पे टैक्स निकाल लेंगे। अब टैक्स निकालेंगे तो क्या है, स्पेशल इनकम तो एक ही छनी है, कुछ तो बोलो। तो सीधे लगाओ, अब ये रेगुलर टैक्स निकल रहा है तो रेगुलर स्लैब रेट है 4, 2.5, 2.5, 5 और 1,940। ठीक है ना, ये आ जाएगा भैया टैक्स। चाहो तो निकाल के देख लेना, 1,17,605 आएगा। चाहो तो कर लो, विश्वास नहीं तो आएगा तो यही। हाँ करने नहीं आता तो फिर क्या करे, फिर ये नहीं करना आता तो आज की आज छोड़ना पड़ेगा भाई। आता है ना वो रेट लगाना, विश्वास नहीं तो करके देख लो एक आध जना। 10,01,940 का टैक्स ही आएगा। एचईसी जोड़कर आ गया 1,17,605, क्योंकि रिबेट सरचार्ज कुछ है नहीं। अब फाइनली देखना ध्यान से, अब इस टैक्स में से एडवांस टैक्स लेस, हाथ खड़े करो, ये ट्रीटमेंट है एडवांस टैक्स का। और अब देखो कि ऊपर कोई ऐसी इनकम है जिसपे टीडीएस कटाओ। अब वो टीडीएस कटा नहीं कटाओ, टीडीएस वाले चैप्टर से मिलेगा। तो यूनिट की इनकम और डिविडेंड की इनकम से टीडीएस कटता है, तो उनका जो टीडीएस था वो लेस कर दिया। डिविडेंड पे 1,052 10% कटता है, और यूनिट पे 760, 194 और 194 की दोनों लेस कर दिए। ये आपका टैक्स पेबल आ गया, जिसको राउंड ऑफ कर दिया तो फाइनल आंसर है 45,790। ये क्या है, ये है रेगुलर टैक्स। यस नो बोलो। अब आपका काम आएगा दूसरा ऑप्शन, क्या निकालोगे अब, 115 बीएससी का टैक्स। अब देखो मैं 115 बीएससी कैसे करता हूं, आप भी ऐसे शो करना। अब मेरा टारगेट देखो इधर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 115 बीएससी। पहले वापस इनकम निकालो, पर भी इनकम कौन सी इनकम होगी, बोलो ना यार। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले कितनी इनकम है ये बोलो, 10,01,944। ये तो निकाल ही रखे थे अपन ने, जो निकाल लिया। अब इसमें इस 10,01,944 में ऐसी कौन कौन सी चीजें माइनस की है जिसको माइनस नहीं करना चाहिए 115 बीएससी, तो देखते जाओ। एक ये नहीं होना चाहिए, अब वो लिस्ट की याद की जरूरत नहीं है, बस ये माइनस क्या क्या करा वो सोचो। एक ये नहीं होना चाहिए, और बताओ, और कोई ऐसा आइटम जो जिसका छूट नहीं मिलना चाहिए, और कोई भी ऐसा आइटम, मात्र एक ही ऐसा आइटम है जिसकी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अरे बाकी तो कुछ लिया नहीं अपन ने। बीएनपी कहते, इसमें इनकम कौन कौन सी आ रही, बीएनपी, एचपी, आईओएस। बीएनपी से रिलेटेड जो डिडक्शन नहीं लेना चाहिए वो केवल थे एडिशनल और रिसर्च वाले, वो तो दोनों ही यहां पे नहीं है, कुछ बोलो ना। एचपी में सेल्फ ऑक्यूपाइड के इंटरेस्ट का नहीं मिलना चाहिए, वो है ही नहीं, है ही नहीं। और आईओएस में आओ तो फैमिली पेंशन का डिडक्शन नहीं मिला, वो तो है ही नहीं। तो केवल एक ही चीज है जो 80C वाली नहीं लेनी चाहिए, तो मात्र 10,000 रुपए ऐड कर लो, कितने हो गए अब, तो 10,11,940 राउंड ऑफ करके। अब इस पे वो 115 बीएससी की रेटों से टैक्स निकालो, अब तुम निकालो जल्दी से। वो 7 स्लैब रेट वाली लगेगी, तो देखा जाए तो 10,11,000 में 5 टुकड़े हो जाएंगे, 2.5 लाख के तो 4, और 11,940 का 5वां, 4% फिर एचईसी वचीसी जोड़ो, तो आपके हिसाब से आ रहा है
सही है? अरे हाथ खड़े करो। और उसमें वही फिर वापस से सेम लेस तो सेम करने ही, टीडीएस वगैरह जो भी है। तो इसका टैक्स कितना आ गया? 8,670। और ऊपर कितना आया? बहुत कम आ रहा है तो। अरे रेगुलर टैक्स से तो बहुत कम आ रहा है तो हमारा जो आंसर है पूर्वी के लिए, बताइए क्या? झटपट कौन से ऑप्शन में जाना है तेरे को? 115 बीएससी की अंदर जाना है। ऐसे सॉल्व करना है 115 बीएससी के साथ। आ गया क्या बात? ऐसे हैं 2-3 क्वेश्चन और। 10 तो कुल क्वेश्चन है टोटल इनकम के इसमें। 10 में से 2 तो अभी मैंने करा दिए। अरे बोलो ना, हाथ तो खड़े कर दो। तो टोटल इनकम की 2 कैलकुलेशन, एक रेगुलर और एक 115 बीएससी। यस नो बोल दो। क्या अब खत्म हो गया सर लफड़ा? नहीं, एक और लफड़ा है टैक्स निकालने के दौरान। अब उस लफड़े का नाम लिखेंगे, कहां गया वो? चलिए, तो लिखिए अगला टॉपिक की हेडिंग, बताइए क्या है? जल्दी बोलो। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, या वी कैन से AMT। ये तो आता ही है। 115 बीएससी का क्वेश्चन भले नहीं आया, इसके तो बहुत बार आ चुके। अब पहली चीज सुन लो, पहली रूल। अगर आप 115 बीएससी के हिसाब से टैक्स निकालने का ऑप्शन चूज कर लेते हो तो इस AMT के कानूनों से आपको कोई मतलब नहीं है। क्या क्लियर है? यानी कि यह कानून आपके लिए तभी काम आएंगे जब आप रेगुलर स्कीम से टैक्स निकालने का ऑप्शन में जाना चाहते हो। क्या बात समझ आ गई? तो पहला पॉइंट लिख दो, नॉट एप्लीकेबल ऑन, नॉट एप्लीकेबल ऑन, बोलो तो सही, पर्सन ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी। अब 115 बीएससी में जा कौन सकता है? ध्यान तो है, केवल इंडिविजुअल एचयूएफ। यूं नहीं दुनिया भर के लोग उसमें चले जाएंगे। नॉट एप्लीकेबल ऑन पर्सन ऑप्टिंग फॉर 115 बीएससी एंड कंपनीज। कंपनी में भी एक AMT नहीं लगता, कंपनी पर्सन। देखो कंपनी का तो क्वेश्चन आपके आएगा भी नहीं, आया ना? तो आपका क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म का। 3 के आते हैं, एचयूएफ का तो आता ही नहीं, आज तक ही नहीं आया, तो छोड़ दो। इंडिविजुअल फर्म की चांसेस हो सकती है आने की। तो इंडिविजुअल पे AMT लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? लगेगा अगर वो इंडिविजुअल 115 बीएससी में ना जाए, क्योंकि अगर वो चले गया तो ये नहीं लगेगा। एचयूएफ पे सेम सेम लॉजिक इंडिविजुअल वाला, बोलो ना। और फर्म पे तो फिर ऑलवेज लगे, क्योंकि फर्म तो 115 बीएससी में जा भी नहीं सकती। यार आप कब सोचना चालू करोगे मेरे जैसे? समझ में आया क्या? सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? ठीक है ना? तो ये आपका सीन है, AMT लगाना कब है, किस पे लगेगा पहले। अब ये है क्या? नाम से क्लियर है वैसे तो, नाम बोलिए वापस से। तो सरकार के पास पता नहीं क्या हिसाब किताब है, इलॉजिकल सी सोचे लगती है मेरे को तो। ये भी वही वाली बात है, गवर्नमेंट कहती है कि यार आप जो अपना रेगुलर टैक्स निकाल रहे हो, 115 बीएससी वाले तो वैसे नहीं आ रहे, तो रेगुलर टैक्स ही बचा फिर तो रेगुलर टैक्स को आप कंपेयर करो एक टैक्स से, और वो टैक्स कौन सा है? कौन सा है वो टैक्स? और जो दोनों में से ज्यादा आएगा ना, आपको वो देना पड़ेगा। यानी कि हम किसी भी हालत में AMT से कम तो नहीं लेंगे। किसी भी हालत में टैक्स जो भी लेंगे आपसे, वो AMT से कम तो नहीं लेंगे। तो यानी फाइनली
आपका जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, रेगुलर टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ गई आपको? कुछ बोलो तो सही। आ गई? अब ये तो निकालना आपको वही आता है, अब मेरे को इधर वापस क्या निकालना पड़ेगा, तो यहां पे आपको एक और अमाउंट निकालना चलेगा, जैसे 115 बीएससी में 115 बीएससी का टैक्स निकालना है, और वहां पे क्या था कि जो स्कीम बेटर लगे उसमें चले जाओ। अब जो लोग 115 बीएससी में चले गए उनको बोला फिर आपको एएमटी से प्रताड़ित नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो वैसे ही इतने डिडक्शन छोड़ दिए। यार समझ रहे हो क्या आप गणित क्या है? आपको बताऊं, मैं अभी जो क्वेश्चन पूर्वी का कराया ना, वो क्यों कंसेशनल में बेटर बन गई, क्योंकि उसके डिडक्शन के नाम पे टुच्चा सा 10,000 का अमाउंट आ रहा था। पूरे क्वेश्चन में पूर्वी ने लिया क्या, मात्र 10,000 की ऐसी छूट ली जो 115 बीएससी में मिलती, तो पूर्वी को अखर नहीं रहा था। कंसेशनल में ऑब्वियसली बहुत कम टैक्स आ जाएगा, पर जो लोग डिडक्शन और एग्जामिशन की भरमार क्लेम करते हो वो कभी 115 बीएससी में जाना नहीं चाहेंगे। इतने सारे एग्जामिशन छोड़ने पड़ेंगे, 80C से 80O के सारे डिडक्शन छोड़ने पड़ेंगे, आया ना? और ये तो सरकार मतलब इलॉजिकल तरफ ले जाना चाह रही है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कराओगे तो छूट मत लो, ऐसा लाइफ इंश्योरेंस कराओ तो छूट मत लो, यही कहना चाह रही है सरकार। सरकार का इरादा यही है, और इसके लिए लालच क्या कि टैक्स रेट में कंसेशन, यही है लालच तो बस। तो अब जो लोग कंसेशन लेके उधर पहुंच गए उनको फिर एएमटी से नहीं बोलेंगे भैया वो तो वैसे ही छूट छोड़ के चलेगा। अब जो छूट लेना चाहते हैं उनको अभी भी प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा है। अब उन्होंने को बोला कि छूट वाला जो टैक्स आपने निकाला दैट इज कौन सा, कौन सा, उसको कंपेयर करेंगे किससे बताओ, और जो ज्यादा आएगा ना वो हम आपसे लेंगे, इतना तो कम से कम लेंगे। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ फिर, एएमटी का अमाउंट निकाल, यस नो। और एएमटी का अमाउंट निकालना बहुत इजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी कौन सी इनकम निकालनी है, चलिए सुनिए, अरे कहानी सुनिए आपस है। तो एएमटी इजिकल टू होगी एडजस्टेड टोटल इनकम, और इसको मल्टीप्लाई करना है, एएमटी की रेट सुन लीजिए कितनी है, बोलो कितनी है, 18.5%। तो एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% आपका एएमटी। बोलो आप ऐसे क्या बोला, अब 18.5 तो सब निकाल लेंगे, पर मेन तो ये निकालनी है, क्योंकि ये टोटल इनकम का 18.5 नहीं है। तो अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी, यानी कि आपका पहला पॉइंट तो लिख लिया एप्लीकेबल, सेकंड ये लिखो, सेकंड पॉइंट ये लिखो, हो गया, एएमटी इजिकल टू लिख लिया। अब आइए क्या लिखना है अब आपको, एडजस्टेड टोटल इनकम, बहुत इजी है। ओ सॉरी, एएमटी की रेट आप कम कर लेना, 18.5 नहीं है, 15%। एएमटी इज इक्वल टू एडजस्टेड टोटल इनकम का 15%। नहीं नहीं, 18.5 ही है।
अरे 18.5 है। पर हाँ, अगर कौन है, अगर आप तो इसको सही कर लेना। मैं वही, मैं चक्कर में गया, 18.5 कैसे भूल गया। AMT की रेट 18.5, पर अगर पर्सन कौन है कोई, बोलो जल्दी, तो फिर रेट 15 है। ये कानून है आपका। तो 18.5 कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15। अब आइए एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने का तरीका। 115 बीएसए की इनकम निकालने का तरीका क्या था? जो भी रेगुलर टोटल इनकम थी उसमें अपन ने बहुत सारे एग्जामिशन डिडक्शन जो नहीं मिलने चाहिए ऐड बैक कर लिए, आया ना? तो अब सुन लो, AMT की इनकम में भी आपको कुछ डिडक्शन और एग्जामिशन, पर वो डिडक्शन की लिस्ट 115 बीएससी जितनी लंबी नहीं है, मात्र 3 ही है। जो आपको ऐड करना है वो है, बताइए कौन सा? 10AA का डिडक्शन AMT के लिए आपको ऐड बैक कर देना है। क्या 10AA? नंबर 2, 35AD का डिडक्शन भी क्या कर देना है? ऐड कर देना। क्या कर देना है? ऐड। पॉइंट टू बी कंफ्यूजन दोनों जगह कॉमन है, 35AD और 10AA वहां पे भी ऐड होता है। यहां पे भी हो रहा है, वहां पे भी, यहां पे दोनों जगह कॉमन लॉजिक। वापस डिडक्शन ऐड करना है, जितना डिडक्शन 35AD का है, ट्विस्ट है छोटा सा। अगर 35AD का डिडक्शन नहीं लेते, 35AD का डिडक्शन क्यों मिलता है पहले बताओ? के लिए कैपिटल खर्चा करने। तो अगर मान लो आप होटल के लिए 50 लाख की मशीन लाए तो 50 का छूट मिल जाएगा। पर अगर 35AD नहीं होता तो 50 लाख के खर्चे का क्या होता? डेप्रिसिएशन मिलता फिर तो, हाँ या ना? क्योंकि अगर 35AD नहीं होता तो भी 50 लाख का कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होता भाई। ये अलग है कि 35AD था तो पूरे 50 की छूट आ जाएगी, और 35AD जिन लोगों पे नहीं लगता वो 32 में चले जाएंगे। तो एक काम करना है, उधर भी 35AD का डिडक्शन ऐड करने का मतलब क्या है? पूरा डिडक्शन ऐड नहीं करना है, जितना डिडक्शन मिला उसमें से जितना डेप्रिसिएशन मिल जाता वो लेस करने के बाद जो एक्सेस डिडक्शन है वही ऐड करना है। यानी समझ में आ गया? यानी अब समझ लीजिए, ये वही लॉजिक है, 8 साल वाला कानून था ना, 35AD की मशीन, स्पेसिफाइड की नॉन स्पेसिफाइड, तो वहां पे भी यही लॉजिक चलता है। अब 50 लाख की मशीन, अब बताइए 35AD का डिडक्शन कितना आ गया? 50 आ गया, उड़े जाता। 35AD नहीं था तो इस 32 में जाता, मानो नॉर्मली आता, केवल नॉर्मल कितना आता? 50, 15 साथ। तो अब आपको ऐड कितने करने हैं? पूरे 50, 22.5। उधर भी 115 BSE में भी इतने ही और इधर भी इतने, तो दोनों जगह ध्यान रखना। 35AD का वहां पे भी इंटरप्रिटेशन क्या है बताइए जल्दी से, एक बार वापस से बोलता हूं। 115 BSE की इनकम में 35AD का डिडक्शन ऐड करो, AMT की इनकम में भी ऐड करो, कॉमन कितना ऐड करो? कितना ऐड करो? जितना डिडक्शन है सारा। डिडक्शन जो है माइनस जो 32 का नंबर आता है वो लेस करके जो बचा। क्या बोला मैंने? 32 के तहत जो आता है वो लेस करके जो एक्सेस रिडक्शन है वही ऐड करना, उधर भी इधर भी दोनों जगह। क्लियर है क्या सबको? अरे तो वो भी आ जाएगा ना यार, मैंने अभी तो अज्यूम करा कि मान ले तो कि नॉर्मल एडिशनल आ रहा हो तो और 20% ले लो, 10 लाख 17.5 लाख ले लो यार। मानो ये मशीन पे एडिशनल भी मिल जाए तो फिर आपको कितनी छूट मिल जाती? 7.5 की एक, 10 की एक। तो यहां पे क्या कर लो, 50 माइनस 17.5 कर लेना, 32 के तहत जितना भी डेप्रिसिएशन आ रहा हो। पर हां अब पीछे जाके देखो, 115 BSE में एडिशनल को एडजस्ट नहीं करना है, पर यहां पे तो केवल जितना 32 का है वो करना। क्या समझ आ गया इसका नेटवर्क? तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनो। डिडक्शन यानी कि पहला तो क्या ऐड करना है? डिडक्शन ऑफ 10AA। अगला पॉइंट पहले सुनो फिर लिखा पढ़ी मत करना। दूसरा ऐड करो डिडक्शन क्लेम्ड अंडर क्या? तेज बोलो ना, पर पूरा नहीं, रिड्यूस्ड बाय अलाउएबल अंडर सेक्शन 30, उसको रिड्यूस करके। क्या क्लियर है? और लास्ट डिडक्शन जो ऐड करना है
वो है चैप्टर 6 के डिडक्शन, जो वहां पे भी थे 80C से 80U। चैप्टर 6 है, पर कौन से वाले? केवल 80C से 80U पूरे नहीं करने, ध्यान से सुन लेना। केवल इनकम बेस्ड ही यहां पे ऐड करो, वहां पे तो पूरे ऐड करवा दिए थे। 80C से 80U के सारे डिडक्शन ऐड कर लो एक्सेप्ट दो, CCD2 और जे डबल। यहां पर है केवल इनकम बेस्ड डिडक्शन ऐड करो। अब इनकम बेस्ड डिडक्शन आपने क्या क्या पढ़े थे याद करो, QQB, RRB, TTA, TTB, याद है कुछ? और 80C से GGC सबकी सारी लिस्ट पेमेंट बेस वाली थी, पेमेंट बेस ऐड नहीं करने यहां पे केवल इनकम बेस करना है। यानी कि आपको जो ऐड करना है इनकम बेस में भी कितने ऐड करने हैं सुन लो, डबल ऐड करो, QQB वाला ऐड करो, RRB वाला ऐड करो, यानी TTA TTB का ले सकते हो इधर भी। अरे इनकम बेस आपके इंटर लेवल में 5 सेक्शन है, बताता हूं मैं आपको, QQB, RRB, AA, TTA TTB और 80U भी था, वैसे वो इनने डिसेबल को मिलता है। छह बाद की कैटेगरी थी और बाकी सब पहले की कैटेगरी थी। C से GGC वो सारे पेमेंट बेस्ड थे। अब इंटरप्रिटेशन क्लियर कर लेना। 115 BSc में लॉजिक बताओ, 80C से 80U तक के सारे करने एक्सेप्ट 2। क्लियर? बोलो तो सही। और AMT में क्या करना है? इनकम बेस वाले 3, आपको तो 3 ही रटने, 3 ही जोड़ना, खत्म बात। आपको दिमाग के लगाना है कौन कौन से 3 जोड़ना है आपको, बस 3 को ऐड करना है। ये डबल QQB, RRB, ऑथर वाला है एक वो पेटेंट होल्डर और एक वो नए एम्प्लॉयमेंट वाला तो है। पर डबल में कॉमन रखना, डबल वहां पे मिलेगा छूट और यहां पे नहीं मिलेगा छूट, ये तो इंटरप्रिटेशन है। तो बस ये 3 चीजें टोटल इनकम में ऐड बैक कर देना। जो नंबर आपके सामने आएगा वो एडजस्टेड टोटल इनकम है और उसका 18.5% AMT। बोलिए सब, यस नो बोलो ना। हाँ, और ये जो AMT का नंबर आएगा इसमें HEC जुड़ेगा फिर। अरे ये तो AMT का अमाउंट है, फिर वही रेगुलर में भी HEC लगता है, यहाँ पे भी 4% HEC है। रेगुलर में भी सरचार्ज लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है। अरे रेगुलर में सरचार्ज लगता है ना, तो यहाँ पे सब कुछ होता है वो जो भी है। तो खैर अभी लिखना चालू करिए। अब आप क्या चाहिए मेरे को, पॉइंट नंबर कौन सा है ये? एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल टू, चलिए बोलिए पहले क्या लिखोगे? ऐड बोलो। टेन डबल ए बहुत काम की चीज है, मतलब SEZ। इसको याद है इसका डिडक्शन कितना है? एक्सपोर्ट बिजनेस से होने वाली कमाई का SEZ यूनिट को छूट, पहले 5 साल पूरा 100%, अगले 5 साल 50% और अगले 5 साल कमाई का 50% और अमाउंट ट्रांसफर टू SEZ रिजर्व अकाउंट विच एवर इज लेस। अगला बताओ ऐड। माइनस, इसमें से माइनस करेगा क्या? डिडक्शन ऑफ 32। मैं मान रहा हूं सेक्शन नंबर सबको पता है, 32 AD 35 AD क्या है, 32 क्या है। जिसको नहीं पता है सेक्शन नंबर, क्या बोल के इज्जत खराब करनी समझ रहे हो तुम? और लास्ट बोलो क्या, सीधे मुद्दे की बात लिख दूं? 80 QQB, RRB, JJ, ये तीनों डिडक्शन ऐड कर अगर लिए हैं तो। और यही है, सॉरी AMT नहीं है, क्या है ये? एडजस्ट टोटल इनकम, और इसका 18.5 कर लेना, AMT का नंबर आ जाए। सर एक बात बताओ, मैंने तो ने डिडक्शन लिया ही नहीं, तो बताऊं जो लोग ये डिडक्शन नहीं ले रहे वो AMT के कानून से ग्रसित ही नहीं है, वो नॉर्मल रेगुलर टैक्स निकाल के आंसर आ जाएगा। ये भी ध्यान रख लेना। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं है डिडक्शन क्लेम ही नहीं कर रखे हो, तो जो रेगुलर टैक्स आ रहा है
वही फाइनल है, क्योंकि एएमटी कम ही आएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं। बोलो ना यार। हाथ खड़े करो जल्दी यार। एएमटी का कानून क्लियर? बोल दीजिए यस नो। और एक जाते जाती, यानी कि एक और लास्ट बात, चौथा पॉइंट, इसकी खुशखबरी सुन लेना। ये जो स्लैब रेट वाले लोग होते हैं ना, कौन कौन? आर्टिफिशियल पर्सन, पांचों। इन लोगों के ऊपर एएमटी नहीं लगेगा अगर इनकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितने से ऊपर ना है। मतलब समझ आ गया? इंडिविजुअल के ऊपर, कौन से इंडिविजुअल? जो रेगुलर में बैठे, क्योंकि जो इंडिविजुअल 115 बीएससी में गया वो तो इधर वैसे भी नहीं खड़े। अब जो इंडिविजुअल रेगुलर में ऑप्ट कर रहे थे, अगर उनकी एडजस्टेड इनकम ही मान लो 17 लाख आ गई, एडजस्टेड टोटल इनकम वो जो निकाली अभी आपने, तो एएमटी से उनको कोई मतलब नहीं। स्लैब रेट वालों को एएमटी से तभी मतलब निकलेगा जब वो नंबर, किसका नंबर? यार आप बोलते नहीं हो, ये तो आपकी पागलबंदी है। एक्सीड हो जाए कितने से? 20। अब बची हमारे लिए कौन है? फर्म। तो एक रूल ध्यान से सुन लो, फर्म पे ऑलवेज एएमटी लगेगा, चाहे उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम कितने भी रुपए की है, क्योंकि वो नहीं है यहां पे 20 लाख वाले नंबर। क्लियर है? तो लिख लीजिए फटाफट से। प्रोविजन ऑफ एएमटी नॉट एप्लीकेबल टू स्लैब रेट पर्सन, पूरा मत लिखना सब। प्रोविजन ऑफ एएमटी नॉट एप्लीकेबल टू स्लैब रेट पर्सन if adjusted total income does not exceed 20 lakh. बोलो ना कुछ है। करे आ रही है, आ रही जब से ऐसे ही आ रही है बस। हो गया सबका? क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ क्लियर, पूरा खत्म है मामला अपना। तो हो गया सबका? अब एक और चीज है, एमसीक्यू में पूछना ले, फिर बाद में आप मेरे को गालियां ना दो, इसलिए एक और चीज सुन लो। देखो यह सेक्शन क्या बोल रहा है, मानो आपका रेगुलर टैक्स आया 1 लाख और आपका एएमटी वाला टैक्स आया 1.5 लाख, तो कितना देना है? आपको 1.5 पे करने पड़ेंगे। ये है ना कानून? तो कितने ज्यादा लग गए? 50 ज्यादा लग गए। फोकटी ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी। बुरा लग रहा है? हाँ या ना? अब ये तो 1 साल की बात हो गई, अगले साल चलते चलिए। अब रेगुलर टैक्स अगले साल का आया 1 लाख और मानो अगले साल एएमटी आया 80,000। अब बताओ कितने देने? 1 लाख देने पड़ेंगे। यानी दोनों केसेस में सरकार के फायदा है। अगले साल एएमटी हार गया तो भी 1 लाख देने पड़ गए आपको। यस और नो? लॉजिक तो यही है। अब सरकार एक बात कहती है यार कि देखो हम बुरे हैं पर इतने बुरे नहीं है। अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं, जैसे इस साल आपका एएमटी का टैक्स ज्यादा आ गया, तो कितना ज्यादा आ रहा है एएमटी का टैक्स? इसको हम एक नाम दे देते हैं, यह है एएमटी क्रेडिट। आप बताइए क्या क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? और ये क्रेडिट आप उस साल यूज करना जिस साल एएमटी हार जाए। एएमटी, क्योंकि अगर एएमटी लगातार जीतता रहा तब तो फिर क्रेडिट इकट्ठी करते रहो, और तो क्या। जरूरत क्रेडिट का यूज कब होगा? व्हेन आरटी इज ग्रेटर देन एएमटी। अब जैसे अगले साल, अब अगले साल आपका 1 लाख आ गया या 80 आ गया, तो अब आपको कितने देने पड़ेंगे बताओ? 80 ही देने। 80 देने। एएमटी से नीचे तो लेंगे नहीं हम, 80 दे दो। तो 1 बनते थे, हमने कितने ले लिए? 80। तो हम मानेंगे 50 में से 20 अब आपके खर्च हो गए,
अगला साल कैरिड फॉरवर्ड करके लो 30, और ये गणित आप 15 साल तक चला सकते हो। कितने साल तक है? क्या क्लियर है? यहां पे गड़बड़ क्या हो सकती है बताता हूं, बच्चों से गड़बड़ क्या हो सकती है। गड़बड़ ये हो सकती है साहब, बच्चा क्या कर सकता है, 1 लाख रुपए का रेगुलर टैक्स पेबल निकाला, फिर 50 के 50 माइनस कर दिए। ऐसा नहीं है, पूरा 50 का क्रेडिट अगले साल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एएमटी से नीचे तो कैश चलेगा ही नहीं। तो आपका एएमटी कितना उस साल का? 80। 80 तो देने ही पड़ेंगे सरकार को। 20 बचत हो गई, किसके कारण? क्योंकि पहले एएमटी के चक्कर में ज्यादा दिया था। कुछ समझ में आया गणित? और वो 20 जो ज्यादा दिए वो फिर एएमटी के क्रेडिट से क्या हो जाएंगे? खत्म। अगले साल का क्रेडिट 30 है। क्या बात समझ में आ गई सबको? आ गया सबको? अब मानो अगले साल एक और नंबर ले लेते हैं, मानिए, माने सपोज करें अगले साल का रेगुलर टैक्स आ गया 1 लाख और एएमटी आ गया वापस से 1,20। अब क्या होगा? अगेन आपको 1,20 देने पड़ेंगे। अब क्रेडिट यूज नहीं होगा इस साल, वापस 1,20 देने पड़ेंगे क्योंकि एएमटी ज्यादा है। अब क्रेडिट वापस बढ़ेगा इस साल। कितना क्रेडिट बढ़ जाएगा? 20। अगेन इस साल का बैलेंस हो जाएगा 50। क्या बात समझ आ गई आपको? ऐसे गाड़ी चलती है एएमटी क्रेडिट की। तो क्वेश्चन आ सकता है एएमटी क्रेडिट कब जनरेट होगी? तो जवाब दे दीजिए, कब जनरेट होगा एएमटी क्रेडिट? जल्दी बोल दो यार। एएमटी क्रेडिट जनरेट होगा जिस ईयर एएमटी इज ग्रेटर देन आरटी। और वो क्रेडिट यूज कितने साल तक कर सकते हो? किस साल यूज करोगे? जिस साल आरटी इज लेस देन, सॉरी, आरटी इज ग्रेटर देन 8। क्या डन है? तो ये 5वां पॉइंट लिख देना प्लीज। क्या है मैं बता देता हूं। हाँ जी, ये देखिए, टैक्स क्रेडिट फॉर एएमटी। Tax credit is the excess of AMT paid over regular income tax. Such tax credit shall be carried forward and set off against income tax in later year. Tax credit shall be carried forward to, क्या लिखा है? ये मत लिखना, ये ठीक है। एमसीक्यू आ जाए तो ध्यान रखना है ना। क्रेडिट कितने समय तक, एएमटी क्रेडिट कितने समय तक कैरी कर सकते हो? 15 साल। यानी जिस ईयर एएमटी क्रेडिट है उसके अगले 15 साल तक आप और कैरी कर सकते हो। ये लॉस का कैरी फॉरवर्ड नहीं भाई, लॉस कैरी फॉरवर्ड अलग है। अरे दो शब्दों का मतलब तो क्लियर। कैरी फॉरवर्ड देखिए, पागल मत हो जाना। एएमटी क्रेडिट लॉजिक ही बिल्कुल ही अलग है। सॉरी, हो गया क्या? हटा दिया मैंने वो। बातें कर रहे हो जो, सब क्या करेंगे? अब आइए इसका भी मैं क्वेश्चन करा देता हूं। ये क्वेश्चन क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखा जाए तो ओवरऑल देखो आपको कितना फंसा सकते हैं, सोचिए। आपको इंडिविजुअल का क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे इसका टैक्स निकालो, ठीक है। अब अगर टैक्स निकालने के लिए बोला तो आपको पहले 2 स्टेप में काम करना है। एक रेगुलर टैक्स, एक 115 बीएससी का टैक्स।
आया ना? तेज बोलो सब। अब मानो रेगुलर टैक्स कम आ रहा हो तो 115 बीएसई से बाहर जाना है, ये समझ में आ गया। अब रेगुलर टैक्स अगर कम आ रहा है तो हो सकता है एएमटी भी लग जाए। अरे तीनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल रेगुलर में चला गया तो एएमटी में फंस जाएगा। और सबसे पहले उसे यह चेक करना है कि रेगुलर में रहना भी है कि नहीं रहना है। और अगर वही 115 बीएसई में चला गया तो एएमटी से भी आजादी मिल गई, काम खत्म हो गया। यस और नो? क्योंकि 10AA एक ऐसा सेक्शन है, 10AA 35AD, जो दोनों जगह इंपैक्ट कर रहा है। तो अगर कोई इंडिविजुअल 10AA की छूट ले रहा हो तो 115 बीएसई में भी लफड़ा है और एएमटी भी एप्लीकेबल हो गया। यस नो बोलो ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11, लास्ट क्वेश्चन है मतलब हमारे मॉड्यूल का। और इसमें पूरी गणित देखना, तीनों एक साथ लग रहा है। कौन कौन से तीनों? रेगुलर टैक्स, 115 बीएसई टैक्स, एएमटी टैक्स। और फिर फाइनली आंसर कैसे आता है। तो आपका अगर आ गया हो तो देख लो, लास्ट के 15-1 मिनट है। छेदते से क्वेश्चन में ध्यान देना क्या क्या हो रहा है कैलकुलेशन। चलिए, एक्स an individual set up unit in SEZ in year 1819. Unit fulfill all the condition of section 10AA. पता तो पड़ ही गया होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 21-22 और लफड़ा भी। तो कौन सा साल है? 21-22 में इसने एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी खोली तमिलनाडु में। किसके लिए? आपको पता है, ये 35AD का काम। तो एक SEZ यूनिट खोली, एक 35AD का धंधा भी खोल लिया, और 35AD भी कंडीशन पूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ वेयर हाउस अमाउंटेड टू 75 लाख। उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड कितनी है? 10 लाख। और वेयर हाउस चालू कब से हुआ है? इसी साल 22-23। तो आपको 22-23 की इनकम ही निकालनी होगी क्वेश्चन। और पूरे 75 लाख के खर्चे बुक्स में क्या कर लिए गए हैं? कैपिटलाइज। आपको याद हो, बिजनेस कमेंस करने से पहले अगर आप 35AD के लिए कोई खर्चा करो तो उस कैपिटल खर्चे की छूट कमेंसमेंट वाले साल में आपको 100% मिल जाएगी, पर खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए। अब आपको अदर जानकारी। SEZ में प्रॉफिट कितना कमाया? एक्सपोर्ट सेल कितनी की हुई? बोलो सब। डोमेस्टिक सेल। और 35AD वाले धंधे के जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का? 1,05,00,000। इसमें 35AD का डिडक्शन माइनस नहीं करा हुआ है। कंप्यूट क्या? इनकम टैक्स इंक्लूडिंग क्या? बोलो। एएमटी का सेक्शन 115 जेसी है ना, ध्यान रखना, याद ही हो जाएगा जेसी तो तुम्हारे को। बोलो ना? ठीक है। और दोनों तरीके से करना है। 115 बीएससी के हिसाब से भी एडवाइस देनी है कि ऑप्ट करना है नहीं करना है, फिर एएमटी भी देखना है, जो भी तुम्हारे को लग रहा है। अब आइए, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? पहले इसकी कमाई देखते हैं। पूरे क्वेश्चन में कमाई मात्र 2 एक्टिविटी से करेंगे, SEZ यूनिट और एक 35AD वाली यूनिट, दोनों बीएनपी हेड में जाएगी। तो पहले हमारा टारगेट है इसकी बीएनपी की क्या निकाल लेते हैं? इनकम निकाल। हाँ या ना? तो बीएनपी की इनकम क्या है? पहले 35AD वाले धंधे की इनकम कितनी है? 1,05,00,000। इसमें से क्या करें? 35AD का डिडक्शन लेस कर देते हैं। और क्या करोगे आप? प्रॉफिट ये है, इसमें से 35AD का डिडक्शन लेस कर दो। 35AD का डिडक्शन कितना मिलेगा? कैपिटल खर्चे का 100%। कैपिटल खर्चा कितने का है? 75 लाख। पर 10 लाख जमीन के हैं जो डिसअलाउड है। तो डिडक्शन ऑफ 35AD इज इक्वल टू 65। कितना बचा? 40 लाख। तो ये तो हो गई इसकी वेयर हाउस के बिजनेस की टैक्सेबल। अब दूसरा बिजनेस कौन सा करा? SEZ। उसका प्रॉफिट कितना है भैया? 40 लाख। टेक्निकली ये पूरे के पूरे बीएनपी में टैक्सेबल करके आप लिख दो एक बार। हाँ या ना? क्योंकि जो 10AA का डिडक्शन है वो GTI के रूप में आप लास्ट में से लेस कर देना। प्रेजेंटेशन ऐसा करना क्योंकि ये थोड़ा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि 10AA एग्जम्पशन नहीं है, डिडक्शन। हमेशा ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था एक बार पहले। तो अभी के लिए जैसे मेरी इनकम क्या होगी? मेरी 80 लाख। और कोई हेड की इनकम है नहीं,
तो ये GT8 बनेगी। जल्दी जल्दी बोलो। अब इसमें से माइनस कर दूंगा कौन सा डिडक्शन, 10 डबल, क्योंकि नॉर्मली तो 10 डबल माइनस करना ही है। अरे ऊपर माइनस करो नीचे माइनस करो लिख के फर्क नहीं पड़ता, आंसर में फर्क नहीं आएगा, पर प्रेजेंटेशन के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। तो अब 10 डबल का डिडक्शन निकलेगा कैसे, फॉर्मूला बताओ। पहले आपको चाहिए कमाई कितनी हुई, कमाई हुई, अरे SEZ यूनिट की कमाई 40 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर, देखो भैया कितना है 80 लाख, और डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, टोटल कितना समय आ गया 80, एक्सपोर्ट है डोमेस्टिक 20 है, तो टोटल हो गया 100 लाख, तो डिवाइड बाय 100, तो 32 लाख रुपए आपके ये गए, कितने बचे, ये आपकी आ गई टोटल। अरे क्या आ गई, ये देखो 48 लाख की टोटल। यस नो बोलो, जल्दी बोलो यार, टाइम इतना लगा तो पूछो मत। हो गया सबका टोटल इनकम तक का काम, और तो कोई हेड ही नहीं, खत्म हो गई बात। अब कितनी आ गई 48 लाख। अब शुरुआत क्या होगी आपकी, कौन सी टोटल इनकम है, रेगुलर टोटल इनकम, हमेशा रेगुलर से शुरुआत कर रहा। यहां तक क्लियर है, बोलो यार। अब इस रेगुलर इनकम का टैक्स भी निकाल लो, चलो निकाल लो 48 लाख का टैक्स। स्पेशल तो कुछ भी नहीं है, तो 48 लाख पे वही इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट लगा दो, 2.5 लाख वाली रेगुलर स्लैब रेट, तो 48 लाख का टैक्स आएगा बेटा 13,02,600। एक बार चाहो तो आप निकाल HEC जोड़कर, मतलब यही आएगा, ये तो गलत नहीं करेंगे। आगे बोलो, हाँ है ना। ये बताइए आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, बताइए क्या कंप्लीट हुआ अभी तक, रेगुलर टैक्स आ चुका है आपका। अब सेकंड पार्ट क्या होगा, AMT होगा कि 115 BAC होगा, नहीं पहले 115 BAC होगा, क्योंकि अगर 115 BAC का टैक्स कम आ जाएगा तो AMT की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेप 2 क्या है बताओ फटाफट से, यार आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोला मैंने, AMT नहीं 115 BAC चेक करो आप, वाई बताओ क्यों। 115 BAC में आने वालों पे AMT नहीं लगता है भाई, तो अगर ये आ गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, आया ना। पर वो तभी आएगा 115 BAC में जब टैक्स 13,02,600 से कमती है, वरना नहीं आएगा ये। हाथ खड़े करो जल्दी, यस नो बोलो या। अब आइए, अब 115 BAC की इनकम निकालते हैं, कैसे निकलती है, जो रेगुलर टोटल इनकम आई है उसमें जो डिडक्शन नहीं मिलने चाहिए ऐड कर देते हैं, तो यहां पे दोनों डिडक्शन नहीं मिलने चाहिए, ना 35 AD का मिलना चाहिए ना वो मिलना चाहिए। तो अभी देखिए मैं इसके अंदर निकालता हूं, ये देखिए 48 32 जोड़ लिए, बोलो कौन से 32 जोड़े, 10 डबल ए वाले, और एक 35 AD वाले जोड़े। 35 AD में कितना नंबर था 60, पर क्या 60 पूरा जोड़ोगे, मैंने अभी बोला डेप्रीसिएशन लेस करने के बाद जो नंबर है, तो 60 का आपका, सॉरी 65 का डेप्रीसिएशन, 35 AD का 65 था, जल्दी बोलो यार। अब 65, ये 35 AD है, माइनस 32 करो, अब 32 क्या होगा, 65 का क्या है, ये बिल्डिंग है क्या है, ये एसेट का नाम क्या था, लैंड के अलावा वेयर हाउस तो बिल्डिंग होगी, अरे बिल्डिंग है तो रेट ऑफ डिप्रीशिएशन 32 में 10 है, तो 65 का 10 बोलो कितना हो गया 650। एडिशनल वैसे भी नहीं मिलता है, और वैसे भी मिले तो भी नहीं करना है, 115 BAC में एडिशनल का छूट नहीं लेना है, अरे बोलो। तो ये आपका 5850 और ऐड कर दिया, ये आपकी आ गई 115 BAC की टोटल इनकम, बताइए कितनी है, 1,38,50,000। अब मूर्खता थोड़ी सी दिमाग है, 115 BAC की इनकम 1 करोड़ से ऊपर आ गई, साला इसका टैक्स निकलते वक्त तो सरचार्ज भी लग जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर में तो सरचार्ज की रेट है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच 15%। तो जब 115 BAC का टैक्स निकलेगा तो रेट है तो कंसेशनल लगेगी, पर क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज तो देनी पड़ जाएगा इसको, प्लीज बोलो ना यार। तो अब 1,38,50,000 पे 115 BAC की रेटों से टैक्स निकालो एक बार, 7 स्टेप पूरे हो जाएंगे, अरे 7 ही खत्म हो जाएंगे ना यार, अरे ऐसे ही निकलता है ना, 2.5 लाख करते जाओ, और क्या है, ढाई 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 ढाई, 1 2 3 4 5 छठा ढाई, 15 लाख तक तो 6 महीने बढ़ गए, और 15 से ऊपर सारा 7वां है, कितना बचा 15 से ऊपर बताओ,
1,38,50,000 में से 15 लाख माइनस करके क्या बचे? 12 लाख। 1 करोड़ नंबर है साला। 1,38,50,000 में से 15 लाख 6 स्लैब में खत्म, बाकी क्या बचे? 1 करोड़। बस इसमें रेटे लगाओ, इसमें 30 है, 25, 20, 15, 5 कम करते हैं ना, 10, 5। अरे ऐसा होगा। अभी जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर बताओ। देखता हूं, ये आ रहा है 389250। अरे हाथ खड़े करो ना यार। और ये मैं सिखाने नहीं वाला हूं तुम्हारे को, ये पहले से बता रखा है मैंने कैसे करते हैं। 3892,500 नंबर आ गया। अब HEC नहीं, सरचार्ज क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, तो इस 3892,500 पे सरचार्ज कितना? 15%। तो इसका 15% देख लो, यही है, यही है ना। ये नंबर आ गया, 4% HEC और जुड़ गया, तो आंसर आ गया 46,55,000। ये तो बहुत ज्यादा रेगुलर से। अरे रेगुलर तो 13 लाख कुछ आया था। कितना था रेगुलर? 13,02,600। ये कितना आ गया? 46 लाख। तो आंसर आ चुका है 115 BSc में तो जाना इसके लिए पाप की बात है। तो इसका मतलब इसको रेगुलर में रहना है। अब क्योंकि रेगुलर में रहना है तो AMT झेलना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा तीसरा स्टेप अब कौन सा निकलेगा? AMT। थर्ड टैक्स निकल रहा है, कौन सा? AMT। बोलो कुछ यार। अब AMT कैसे निकलेगा? एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5। और वो कैसे निकलती है? टोटल इनकम प्लस 10AA प्लस वही। तो जो 115 BSc की इनकम है वही तो इधर एडजस्टेड टोटल आएगी, क्योंकि सेम ही तो नंबर है दोनों में। तो देखो एडजस्टेड टोटल इनकम तुम्हारी निकाली गई है, और ये एडजस्टेड टोटल इनकम भी ये आ गई 1,38,50,000। सेम आ जाएगी इधर। कुछ बोलो यार प्लीज, परेशान मत करो, जल्दी बोलो। ये आपकी कौन सा नंबर आ गया? एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इसका 18.5% AMT है, निकाल लो। 25,62,000। पॉइंट टू बी नोटेड, AMT में स्पेशल इनकम कुछ नहीं होती भाई। एडजस्टेड टोटल इनकम में कोई सी भी इनकम हो, सबका 18.5 करना है। देखो रेगुलर में तो आप क्या करते हो? टोटल में से स्पेशल पे स्पेशल रेटे लगा के निकाल दो। AMT में ऐसी होशियारी मत मारना। AMT में क्या करना है? जो भी ATI आई उसमें सलंग 18.5। कुछ मत सोचो स्पेशल कुछ भी, वैसे है भी नहीं स्पेशल, हो तो भी कुछ नहीं करते। खैर अभी आगे आपके कितने आ गए? 25, 62, 250। अब क्योंकि ये भी 1 करोड़ से ऊपर आ गई है, तो ड्यू टू दैट यहां पे भी क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज। तो देखो इसका 15% सरचार्ज है। सरचार्ज क्या है? टैक्स का 15%। यही है ना सरचार्ज। तो इधर का टैक्स ये है, इसका 15% ये है। ये आ गया नंबर 4% HEC। आ गया आपका फाइनल आंसर 30,64,450। और रेगुलर टैक्स 13 लाख था, तो आपका फाइनल आंसर है ये देना पड़ेगा। तो विच एवर इज हायर है 30,64,450। ये आपका परफेक्ट आंसर है। बोलो सब, पीछे से बोलो सब। तो मतलब अब फाइनली इनकम टैक्स की समस्त गणित क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। अब कोई गणित नहीं है इसकी बाकी। तो फाइनली टोटल इनकम निकालते वक्त रेगुलर टैक्स ये तो आपको आना ही चाहिए, वो तो नॉर्मल चल ही रहा है। दूसरा 115 BSc का टैक्स, तीसरा AMT का टैक्स। पर ये दोनों को तभी यूज करना है 115 और BSc, और जब क्वेश्चन में क्लियर कट कुछ जानकारी मिले। बोलो ना पीछे से। AMT जब तक नहीं बोलेंगे निकालने के लिए तब तक नहीं निकालना है। सुन लिया सबने? बहुत पैसे बोलो क्या? मतलब अगर आपको लगता भी हो कि निकालना चाहिए तो भी मत निकालना जब तक बोलेंगे नहीं। पर 115 BSc में क्या था? जब क्लियर कट बोलेंगे नहीं करा ऑप्ट तब तो छोड़ दो, अदरवाइज करना पड़ेगा आपको। क्या सबको आ गया? तो ये आपकी कंप्यूटेशन और टोटल इनकम का दी एंड है। धन्यवाद।